अगर आप पहली बार कोई जॉब ज्वाइन कर रहे हो तो सरकार क्या करेगी, 3 महीने के लिए हर महीने 5-5 हज़ार रुपये आपको एम्प्लॉयर के साथ में दे देगी। वो इसलिए ताकि एम्प्लॉयर जो है उसका जो वो खर्चा लगता है किसी भी बंदे को इंडक्ट करने का, फिर उसको ट्रेनिंग देने का, उसको कंपेंसेट कर सके। क्योंकि जो कॉर्पोरेट है वो चिल्ला रहे थे कि आप हमें एक बच्चा ला कर देते हो, उसको ट्रेन भी हमें ही करना पड़ता है 3 से 6 महीने, और उसका खर्चा अलग लगता है। तो ये एक कोशिश है कि भाई चलो ठीक है, हम 5-5 हज़ार रुपये दे देंगे। अभी डिक्टेटर बनना बहुत मुश्किल है कहीं पे भी, जो है वो अमेरिका की मदद से ही चलवा रहे हैं अपना देश। मेन मुद्दा यह है कि ग्लोबलाइज इकोनॉमी में आप पूरी तरह आत्मनिर्भर कैसे हो सकते हो। जो गवर्नमेंट है ना वो ऐसी बातें करती है कि बस विश्व गुरु, विश्वमित्र, धोती सही से पहन लो, फटी हुई है। मुद्दा ये है, मतलब हिपोक्रेसी का मुद्दा है। ये सरकार क्या कहती है कि लोगों को मुफ्तखोर बना देती है सब्सिडी देना, फिर तुम क्यों दे रहे हो भाई? और रो क्यों रहे हो कि आर्मी में पेंशन ज्यादा देनी पड़े? भाई उन्होंने सर्व किया है, उनको देनी पड़ेगी तुमको। तुम बजट बढ़ाओ अपना। तो बस ये बढ़िया। समझ लो कि ये पार्ट 2 ही है, पार्ट 3 पार्ट 4 लाते रहेंगे वो तो ठीक है, बट पार्ट 2 आज के मौके पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं बजट को यार, ठीक है। और समझना है कि भाई लाइक बजट में है क्या, एक मिडिल क्लास के लिए, पुअर आदमी के लिए, किसान के लिए, डिफेंस सेक्टर के लिए क्या है, जो स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर हैं उनके लिए क्या है, रिच लोगों के लिए क्या है, सबके लिए, सारे वर्गों के लिए क्या क्या बजट लेकर आया है वो आज डिस्कस करेंगे। और भी कुछ मुद्दों पर डिस्कस करेंगे, जहां भी जाएगा गो विद द फ्लो होता है, आपने जैसे बोला पॉडकास्ट, तो हाँ, उसी पे चलेंगे। तो अगर आप शुरू करना चाहते हो तो कर सकते हो। तो बजट को मतलब अब वो डिपेंड करता है कि हु इज द ऑब्जर्वर, कि उसको देखने वाला कौन है। जैसे अगर कोई बिहार से है वो देखेगा या आंध्रा से देखेगा, बंदा खुश होगा कि मेरे स्टेट को अच्छा दिया है। अब मैं महाराष्ट्र से हूँ, अब हम तो वही खपाए कि यही मतलब सिर्फ 7,000-8,000 करोड़ दिए बस, मतलब इतना कम। तो हाँ हाँ हाँ। वो बजट को देखने वाला कौन है। अब एक बात वो कहते हैं ना कि जैसे मेस का बिजनेस है या कोई भी बिजनेस में हर एक अपने कस्टमर को खुश करना इम्पॉसिबल है, वो तो आप भी जानते हो। सब लोग खुश होंगे नहीं, आपके भी चैनल पे कुछ डिसलाइक का बटन दबाने वाले होंगे। आप करते हो। हम्म। ना 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 भैया, अपन तो लाइक बढ़वाते हैं। तो भाई हाँ। देखिए, जैसे ये जो बजट है ना, देखिए बजट कोई भी सरकार है ना एकदम प्रैक्टिकल बजट देती है। वो प्रैक्टिकलिटी के फैक्टर्स ये है कि खुद पावर में रहे तो सहयोगी को मदद तो करनी पड़ेगी। अब हम ये नहीं कह सकते कि ये एनडीए का बजट है वगैरह वगैरह। सीधी सी बात है, अगर ये अपोजिशन पावर में होती तो भी वो अपने सहयोगी के लिए पहले बजट में जगह रखती। इस हम्म। बजट में एक चीज अच्छी है कि इन्होंने फार्मिंग जो सेक्टर है हमारा, फार्मर्स का, उसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए फंड्स ऐड किए हैं, और वो काफी तगड़े फंड्स है। 35,000 करोड़ के आसपास है। तो मतलब पहली बात, अगर बजट क्या है इससे शुरू करूँ तो बजट जैसा कोई शब्द हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। बजट जैसी कोई चीज नहीं होती है। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है, जो कि हमारे आर्टिकल 112 से लेके 117 तक में दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में। तो अगर हमारा बजट को एकदम सिंपली समझना चाहे तो इसकी एक समरी मैंने बनाई थी एकदम। तो ऐसे एज सच बजट में कोई बड़ी बात नहीं है। आप अगर ट्रेडिंग वगैरह आप करते हो, मतलब शेयर्स वगैरह, स्टॉक मार्केट तो प्यार है यार मेरा। तो आपके लिए थोड़ी बुरी खबर है। मुझे पता है। टैक्स बढ़ा दिया। आएंगे उस पे आएंगे। तो कुछ प्रेजेंटेशन वगैरह करने वाले हो या फिर आज बात ही करेंगे? कुछ क्लिप्स मैंने वगैरह हो मतलब आपके पास? 21 पन्ने का मैंने बना रखा है कुछ छोटा मोटा। मैंने क्या बनाया है, एक, सरकार का ही दिखा दूंगा। अच्छा अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल, अगर शेयर करने वाले हैं तो बता देना मेरे को, ठीक है। हम्म। हाँ मतलब एकेडमिक बना सकते हैं हम इसको, लेकिन एकेडमिक क्यों बनाना, नॉर्मल लोग भी देखे। अब हाँ इकोनॉमिक बिल्कुल, आम समझाएंगे तो आम देखो, आम बजट नाम है तो आम लोगों के लिए होना चाहिए ना ये। बिल्कुल। अब जैसे आप ये देखिए, अब रेफरेंस के लिए मैंने अगर आपको ये बताऊं कि ये वाला जो बजट है इसमें हमारे जो फैक्टर्स होते हैं, कोई भी चीज करने के कुछ मतलब ऑब्जेक्टिव होते हैं। हम्म। तो ये बजट के ऑब्जेक्टिव देखिए ये थे मेनली, जो कि कांग्रेस के इसमें दिया गया है मैनिफेस्टो में। तो ये सरकार ने अपोजिशन का मैनिफेस्टो का काफी हिस्सा उतारा है अपने इसमें। अच्छा। तो एम्प्लॉयमेंट हो गया, स्किलिंग हो गया, एमएसएमई हो गया, और मिडिल क्लास। अब देखिए, मिडिल क्लास को हमेशा गाजर दिखाया जाता है कि आपके लिए हम ये कर देंगे वो कर देंगे।
कोई कुछ नहीं करता। अगर हम न्यू टैक्स रेजिम भी देखें, कोई इतना खासा ये बड़ा नहीं है, मतलब ठीक है, थोड़ा-फार पैसा टैक्स में कम जाएगा। लेकिन अगर हम देखें, असल में समस्या ये है कि आप जो जीएसटी लगा रहे हो चीज़ों पे और एडिशनली इन्फ्लेशन को ऐड कर रहे हो अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ के पैरामीटर्स में, वो भी एक तरीका होता है। जैसे हम देखते हैं हमारा 8% जीडीपी ग्रोथ है, तो वो टैक्स को ऐड करके करते हैं सरकार। वो इकोनॉमिक्स मतलब क्या है? आंकड़ों का फेर-फार किया जा सकता है, कर रहे हैं ये लोग। तो अभी फिलहाल ये जो गवर्नमेंट है, इसने जो बजट दिया है वो बिल्कुल वैसा ही बजट है जैसा, मतलब मैंने तो एक्सपेक्ट किया था कि भई जो हमारा 65% पॉपुलेशन है, वो एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व्ड है, जो कि 18% ऑफ आवर जीडीपी है। तो उसमें उन्होंने क्या किया, रिसर्च वगैरह के लिए डाल दिया। उसके बाद में हम आपने देखा होगा, जैसे आप हरियाणा में रहते हो, आपके यहाँ फसल जला दी जाती है, फसल नहीं सॉरी, वो रेसिड्यू होता है, वो उसे क्या बोलते हैं? पराली पराली। हाँ, तो आपने देखा होगा दिल्ली के लोग आपसे खफा होते हैं उस समय। तो उसको किस तरीके से डिकार्बोनाइज़ किया जाए। और मेन इश्यू, मतलब आप अगर देखेंगे तो आज के लास्ट यूपीएससी में जो सीसैट का पेपर था, उसके अंदर 4 एसेस थे, जिसके अंदर न्यूट्रिशन एक मेन फैक्टर रखा गया था। वो इसलिए अब यूपीएससी का पेपर में वो रखा इसलिए गया था क्योंकि इंडिया की प्रॉब्लम है न्यूट्रिशन। एक होता है खाना खा लेना, पेट भरवा हुँ, लेना। एक होता है हुँ, खाना क्यों खाते हो? तो सिर्फ़ पेट भरने के लिए नहीं, बल्कि मतलब थोड़ा एनर्जी चाहिए बॉडी में, सब कुछ चाहिए, तो न्यूट्रिशन के लिए। तो हम आप पाओगे कि जो आजकल डिबेट चलती है वेज, नॉन-वेज, वीगन, उसको अगर साइड में रख दें तो हम माल न्यूट्रिशन या न्यूट्रिशन डेफिशिएंट कंट्री है, उसको कोप अप करने के लिए हमने उसको सीधी भाषा में कहें तो ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए इस बजट में एक प्रावधान बनाया, फंडिंग। ठीक ठीक है। अब बात ये रहती है कि हम बिल्कुल जो हमारी जो इकोनॉमी है, वो मिक्स इकोनॉमी है। मिक्स मतलब फालूदा इकोनॉमी। हमारी इकोनॉमी की अगर हिस्ट्री देखी जाए ना तो बहुत अजीब है। हम यूएसएसआर से मैक्सिमम हमारी चीज़ें मॉडल जो है वो संचालित किए नेहरू जी ने। एलपीजी जो हुआ 1990 में, वो हमारा अंदर से नहीं आया था कि चलो अब जो वातावरण है वो अनुकूल है तो हम कर देते हैं। ये हमको थोपना पड़ा खुद पर, क्योंकि पैसे नहीं थे खाने के। तो आप पाओगे कि हमारे पास में रिसोर्सेज की कमी होने की वजह से हमने आनन-फानन में एलपीजी लगा दिया, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन। हुँ, तो उससे क्या हुआ 1990s में, हम थोड़ा-सा सुधर गए, थोड़ा हमारे पास पैसा आने लगा। लेकिन उसके पहले की हालत क्या थी? तो आपने एक चीज़ तो सब लोग मानते हैं कि 1947 में आज़ाद होते ही हमें सबसे पहले वॉर लड़ना पड़ा। हुँ, सेकंड वापस वॉर लड़ना पड़ा। फिर तो 1962, हुँ, 1965, 71। हुँ, तो हमें हुँ, वो जो एक कांस्टेंट प्लेटफ़ॉर्म होता है ग्रोथ का, कि हम आगे जाएँगे, वो कभी नहीं मिला। 1990 में हमने एलपीजी यूज़ कर लिया, मतलब एलपीजी करवाया क्योंकि हमें ज़रूरत थी, मतलब हम वांदे हो रखे थे पूरे। वहाँ से हम आगे जाते हैं, तो 10 साल में ठीक-ठाक होता है सब, तभी हम पर कारगिल अटैक हो जाता है, उसमें हमारा नुकसान। एडिशनली हम तभी न्यूक्लियर टेस्ट कर चुके थे, तो सैंक्शन। तो ऐसे कर के 2004 के पहले जो सरकार थी अटल जी की, उन्होंने कुछ पॉलिसी रिफॉर्म किए, बहुत अच्छे। उसका फ्रूट मनमोहन सिंह जी ने दिलवाया। हुँ, अब 2014 में हमारी जो इकोनॉमी थी, वो वापस गर्त में जाने लगी थी। फिर एक चमत्कार हुआ और हमारे नॉन बायोलॉजिकल पंतप्रधान जी अ, सत्ता में आ गए। तब से इन्होंने आर्टिफ़िशियली इकोनॉमी को सँभाल के रखा है। बाकी फिलहाल अगर हमारी हम ग्रोथ देखें या जो भी हम देखें, तो हमारी एम्प्लॉयमेंट लेस ग्रोथ है। हुँ, तो अब ये सारे फैक्टर्स इसलिए हमें कंसीडर करने होते हैं कि इकोनॉमी पहले हम कितना कमाते थे, अभी कितना कमाते हैं, आगे कितना कमाने का प्रोजेक्शन हमें करना पड़ेगा, उस हिसाब से बजट आएगा। तो ये बजट आप देखोगे कि इसमें
फिस्कल डिपॉजिट भी ज़्यादा नहीं बढ़ाया, 1 लाख करोड़ से ही बढ़ाया है। अब हमारे लिए वो पैसा ज़्यादा है। मतलब इस सरकार का जो बजट है, मुझे ये देख के वही लगा कि चलो भाई नॉर्मल ही है, मतलब कोई ऐसे बड़ा काम नहीं कर दिया। इनकी प्रायोरिटीज़ देखिएगा आप, ये मैंने जो इसमें मैंने किया था कि इसमें इनकी प्रोडक्टिविटी जो है ना, ये चाहते हैं कि प्रोडक्टिविटी आ जाए एग्रीकल्चर में, बस। जैसे आपने देखा होगा एग्रीकल्चर के मॉडर्न कंसेप्ट्स, मतलब आप जानते हैं कि इज़राइल कैसे खेती करता है। इज़राइल का नाम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि सब रिलेट कर लेंगे। ओके। मतलब जिस कंट्री में खुद की सॉइल नहीं है प्रॉपरली, वो खेती करता है और खुद की न्यूट्रिशन कंप्लीट करवा भी लेता है। तो हमारे यहाँ आपने देखा, जैसे आपको तो फार्मिंग के बारे में मुझे बताना ही नहीं चाहिए, आप अच्छे से जानते हो। क्यों? आपका फार्मिंग एरिया का क्यों? हरियाणा। नहीं यार, इतना नहीं होता। मैं उस वाले एरिया में भी नहीं रहता कि फार्मिंग ही फार्मिंग देख रहा हूँ मैं। हाँ, लेकिन अगर मैं मतलब किस हिसाब से पूछ रहे हो, वो भी देखना पड़ेगा ना। लाइक बिल्कुल ही नॉलेज नहीं है, और एक होता है कि खादों की नॉलेज है, गुणवत्ता की, सॉइल कैसी होनी चाहिए, इतनी नॉलेज नहीं है इतनी डीप में। नहीं, 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 वो नहीं, अपना नॉर्मल सा। मतलब हुँ, इन हुँ। शॉर्ट अगर मैं देखूँ तो इन्होंने आत्मनिर्भरता पे ज़्यादा फ़ोकस किया है, मोदी सरकार ने, जो कि वो हमेशा करते हैं। लेकिन समस्या ये हो गई है कि निर्भरता के चक्कर चक्कर में जो बाहर से जो एक सिस्टम बनी बनाई है, आप आत्मनिर्भर तब होगे जब आप एक पैरेलल सिस्टम बना लोगे, और जब वो हुँ, पैरेलल सिस्टम जो आपने बनाई है, वो जो दूसरी सिस्टम है उसके इक्वल रिजल्ट देने लगेगी, आप उसमें हुँ। रिफॉर्म करके स्विच क उसको वो जो, हाँ, स्विच कर पुराने वाले को, हाँ, मतलब रिफॉर्म ऐसे ही होता है। अब आप हुँ, कहोगे कि सिर्फ आत्मनिर्भरता होनी चाहिए और हम जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है उसको भी हम उसको जेप्रोडाइज कर देंगे, तो एनार्की मचेगी दोनों में। तो ये बस एक दिक्कत है, बाकी इन्होंने एक नया काम किया है कि इन्होंने 109, हाँ, 109 न्यू वैरायटी जो होती है, यील्डिंग वैरायटी, हाई यील्डिंग। जो आपका अच्छा, जिससे आप वो देख रहे हो, जो भी प्रेज़ेंटेशन, जो भी फ़ाइल है, क्या शेयर कर लें उसको? यहाँ पे स्क्रीन पे लेके करते हैं डिस्कस फिर? हाँ, ठीक, परफेक्ट। हाँ, मतलब जनता के लिए ठीक रहेगा ना, फिर ऑडियंस को भी अच्छा लगेगा कि यार कुछ समझ में आ रहा है। नहीं, वो अच्छा रहता है वो। हुँ, हुँ। कर दूँ स्टेज ऐड टू? हाँ जी, जी, बिल्कुल। आ जाओ, अब आएगा मज़ा। हुँ, देखिए ये है, तो ये जो है, ये इन्होंने एग्रीकल्चर रिसर्च के लिए बहुत ज़्यादा इसमें फ़ोकस किया है, ओके। आत्मनिर्भरता है। हुँ, कॉपरेशन तो ख़ैर ठीक ही है कि मतलब सिस्टमैटिक ऑर्डर होना चाहिए किसी भी जैसे अमूल आपने देखा होगा, अमूल हुँ, कंपनी। हुँ, तो हुँ, अमूल कंपनी जैसे ये सेल्फ हेल्प ग्रुप जो होते हैं, जिन्हें हम हुँ, आप देखो तो एमएसएमई सेक्टर में, तो हुँ, जो ऐसे 2-4-5 लोगों के ग्रुप बनकर आते हैं, अगर आप उन्हें ऐसे मल्टीपल ग्रुप्स को एक साथ बड़ा होने दोगे धीरे-धीरे, सिर्फ़ एक हुँ, कॉर्पोरेट की जगह, तो आप पाओगे कि जो पैसा है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो इकोनॉमी में दिक्कत नहीं आएगी। जैसे दिक्कत ये होती है किसी एक आदमी को बहुत ज़्यादा अमीर हो जाने में, कि फिर उसके पास पावर ज़्यादातर आ जाती है। तो पैसा सिर्फ़ ऐसा नहीं कि पैसा बढ़ना ही चाहिए, पैसा प्रॉपरली रोटेट होना चाहिए, जिसे हम एसेट मूवेबिलिटी कहते हैं। तो एक अच्छी इकोनॉमी में वो ज़रूरी होती है, जो फिलहाल हमारे यहाँ नहीं है। तो ये ओके। सर, अभी आप ये देखोगे कि इन्होंने एक पॉलिसी तो लाई है, अब देखते हैं उसमें क्या होता है। सप्लाई चेन भी इसी के अंडर आ जाती है। हुँ, अब मेन बात ये है कि 109 नए हाई यील्डिंग एंड क्लाइमेट रेसिलिएंट वैराइटीज़ ऑफ 32 फील्ड्स हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स में, इसके लिए इन्होंने ये लाई है, ये प्रॉपर पॉलिसी लाई है। तो इसमें होता क्या है कि वो भई कुछ सब्सिडी दे देंगे, या फिर जो फर्टिलाइज़र लगते हैं उन चीज़ों के लिए, उसपे सब्सिडी दे देंगे। हुँ, तो ये एक अच्छी चीज़ है, नए क्रॉप्स को लाना। बाकी ये भी एक अच्छी चीज़ है, जैसे मैं एक जब बीटेक में था लास्ट ईयर में, उसके 3 साल पहले, मेरा एक दोस्त है आकाश करके, वो ये प्रोजेक्ट बना रहा था कि जो फार्मर्स होते हैं उनके लिए एक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर टाइप। तो उसकी ओके। वेबसाइट हमने बनाने की कोशिश की थी, बनाई भी थी मैंने। तो ऐसे प्रोजेक्ट्स आजकल बहुत अच्छे चल सकते हैं। तो मेरा इरादा ये, अब जैसे ये हम किसी को बता रहे हैं तो इसलिए बता रहे हैं कि अगर किसी के पास कोई आइडिया है बिज़नेस की, तो हुँ, वो रिस्पेक्टिव मिनिस्ट्री में जा कर के एक एक प्रॉपर प्रपोज़ल दे सकता है कि मुझे ये पता है,
मैं ये कर सकता हूँ, आपके गवर्नमेंट ने ये बजट एलोकेट किया है, तो मुझे इसमें चांस दे के देखे, तो बिजनेस ग्रो हो सकता है हमारा, अगर कोई करना चाहे तो, हमारा व्यूअर। अब इस देश की सबसे बड़ी दिक्कत है एम्प्लॉयमेंट। ये हमसे बेहतर कौन जान सकता है यूथ से। अब मेरी बिल्कुल। बस मतलब किस्मत अच्छी थी, जो मुझे काम धंधा मिल गया, रोजी रोटी मिल गई, मतलब। लेकिन मैं देखता हूँ तो काफी सारी जो कोर ब्रांचेस है, जैसे मैकेनिकल, आजकल आप पाओगे कि उनमें जॉब नहीं मिलते हैं, मिलते ही नहीं है, मतलब नो वैकेंसी टोटल। तो अब इसके लिए क्या किया जा सके, तो इन्होंने 1 month वेज टू न्यू एंट्रेंट्स इन ऑल फॉर्मल सेक्टर्स इन 3 इंस्टॉलमेंट्स अप टू 15,000। तो इन्होंने किया कुछ नहीं है। अगर आप पहली बार कोई जॉब ज्वाइन कर रहे हो, तो सरकार क्या करेगी, 3 महीने के लिए हर महीने 5-5 हज़ार रुपये आपको एम्प्लॉयर के साथ में दे देगी। वो इसलिए ताकि एम्प्लॉयर जो है, उसका जो वो खर्चा लगता है किसी भी बंदे को इंडक्ट करने का, फिर उसको ट्रेनिंग देने का, उसको कंपेंसेट कर सके। क्योंकि जो कॉर्पोरेट है वो चिल्ला रहे थे कि आप हमें एक बच्चा ला कर देते हो, उसको ट्रेन भी हमें ही करना पड़ता है 3 से 6 महीने, और उसका खर्चा अलग लगता है। तो ये एक कोशिश है कि भाई चलो ठीक है, हम 5-5 हज़ार रुपये दे देंगे। ये एक पहलू है इसका। तो स्किल प्रोग्राम है, और सबसे प्रायोरिटीज फॉर विकसित भारत में इन्होंने जो ये है, सबसे मेन बात मुझे ये लगी इनकी, कि इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई ये नहीं किया, कटौती नहीं की। 3.4% ऑफ जीडीपी हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर रखा, मतलब 11,11,111 करोड़। अब वे एक 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 का क्या है पता नहीं, शायद कुछ लकी नंबर होगा, शगुन है। शगुन होगा, हाँ। तो ये जो भी है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर बनना चाहिए। मैं तो मतलब मैं इन ख्याल को नहीं मानता कि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं हो, क्योंकि आपको कहीं से कहीं जाने के लिए अगर अच्छी सुविधा मिलती है, तो इसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि वो सुविधा सिर्फ आपके कंफर्ट के लिए, बल्कि इसलिए भी कि आपका पेट्रोल अगर बचता है। अगर आप अगर कहीं बाय रोड जाओगे, तो आप पाओगे कि जो नेशनल हाईवेज है, जो NHAI ने बनाए हैं, उसमें पेट्रोल की बचत हो जाती है। उसके बाद में जो मूवेबिलिटी है वो बहुत फास्ट है। तो पेट्रोल बचत इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो ट्रक होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा फ्यूल कंज्यूम कर रहे होते हैं कहीं से कहीं जाने के लिए। तो अगर उनका एक अच्छा खासा अमाउंट बच जाता है, तो जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो रिड्यूस हो जाता है। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट रिड्यूस होने की वजह से उनको भैया अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाता है ना। तो मेन बात है कि प्रॉफिट हो, सारा पैसा एक्सपेंसेस में ही ना चला जाए, किसी का भी, बिजनेस का या तो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए मुझे मुझे ये मेरा पर्सनल व्यू है कि अच्छा किया है। इरिगेशन एंड फ्लड मिटिगेशन, चलिए कम से कम सरकार ने इस चीज को समझा। फ्लड मिटिगेशन क्या होता है ये? मतलब अगर कोई बाढ़ वाड़ आ जाए, तो उसके लिए फटाफट हम रिकंस्ट्रक्शन असिस्टेंस फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड रिहेबिलेट कर देंगे वहां के लोगों को। या फिर अच्छा। बाढ़ आती क्यों है कई एरियाज में, वहां से पानी डाइवर्ट करवा देंगे, कि बार बार अगर पानी जम रहा है तो पानी डाइवर्ट करवा सकते हैं। जैसे एग्जांपल, महाराष्ट्र में विदर्भ है, या विदर्भ छोड़िए, मराठवाड़ा है, पानी की किल्लत हो जाती है कई बार, हमेशा ही होती है, बट लकीली वहाँ बारिश होती है, तो जो यहाँ से वाटर है वो वहां ले जाना पड़ता है कई बार। वाटर जैसे बैंगलोर में आपने देखा होगा। तो पानी की किल्लत ना हो, इसके लिए कोई ना कोई प्रोजेक्ट होने चाहिए। तो ये इन्होंने अभी जस्ट मतलब एक प्रोटोटाइप टाइप ऐसे ये किया है कि हम फाइनेंशियल असिस्टेंस देंगे, और जो लोग वहां से जैसे फ्लड की वजह से माइग्रेंट्स है, उनके लिए कुछ ना कुछ करेंगे। लेकिन ये हालांकि सिर्फ 2 ही स्टेट के लिए है, आसाम एंड सिक्किम एंड उत्तराखंड। इंफ्रास्ट्रक्चर, टूरिज्म, ये सब तो ठीक है, ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट इशू है मतलब हमारे लिए। जैसे अगर इस पे तो हम पूरा ये दे सकते हैं, जैसे ऊपर वाली जो चीजें हैं वो अगर कोई न्यूट्रिशनिस्ट बात करे या कोई इंफ्रा के सेक्टर में बंदा बात करे, तो वो अच्छे से बात करेगा। ये वाला आप पाओगे कि इनोवेशन एंड रिसर्च, आपने देखा होगा आज तक पैसा नहीं देते थे।
अभी इस बार इन्होंने एक एक वेंचर कैपिटल के लिए फंडिंग का अनाउंसमेंट किया है 1000 करोड़ का। अब ओके। हम अब लोग ये कह सकते हैं कि स्पेस में क्यों क्यों जाना है। समस्या ये है कि स्पेस को वेपनाइजेशन हो रहा है, एक हम्म। स्पेस वॉरफेयर चलता है। जैसे आपके सैटेलाइट्स है, वो उड़ा दो। सैटेलाइट, हम्म। हाँ क्यों, क्योंकि अगर देखिए सीधी सी बात है, हमारे सैटेलाइट ऊपर है तो हम अर्थ पे का कोना कोना हम भी देख सकते हैं। अगर चाइना ने 2-3 बटालियन कहीं से कहीं मूव करवाई तो हम देख नहीं लेंगे सैटेलाइट में। हम्म। तो स्पेस का इतना इम्पोर्टेंस है। क्या हम वेदर प्रिडिक्ट करते हैं वो किससे करते हैं? मन से थोड़ी करते हैं, वो तो हम सैटेलाइट से ही करते हैं। तो स्पेस के लिए है ना, जैसे सैटेलाइट वहां छोड़ देना ही जरूरी नहीं है, उसकी सेफ्टी, उसके बाद अगर जो मिलिट्री सैटेलाइट्स है उनकी सेफ्टी अलग होती है, उसके बाद जो एनिमी की मिलिट्री सैटेलाइट है उनको मारने का मैकेनिज्म होना चाहिए। ये हमारे पास है सारी, हम ज्यादा बोलते नहीं है उस पर, लेकिन आप देखोगे कि स्पेस में जो पैसा जाना शुरू होगा वो अच्छा होगा, इससे काफी बूस्ट मिलेगा रिसर्च के लिए। पर यार स्पेस इकोनॉमी के हिसाब से 1000 करोड़ कम नहीं है यार। वो 1000 करोड़ तो यार दो दो सैटेलाइट 3 सैटेलाइट में खर्च हो जाते हैं यार। सर कुछ तो दिया, मतलब वो नहीं कम से कम लुंगी तो पहना दी, मतलब चड्डा तो दे दिया। यार, पता नहीं, 1000 करोड़ बहुत कम लग रहे हैं मेरे को। नहीं देखिए, कम है उसमें, वो बात नहीं कर रहा हूँ, कम से कम शुरुआत तो की, हाँ, मतलब। शुरुआत हुई है, अच्छी बात है। हाँ हाँ, इस चीज को आप ले सकते हैं। मैं बहुत ज्यादा हाँ पेसिमिस्टिक हो रहा हूँ वैसे, पर ठीक है। हाँ। हाँ। और और ठीक है। और ये देखिए, सबसे मेन बात, चलिए स्पेस के लिए 1000 करोड़ कम दिया, ठीक है, प्राइवेट सेक्टर ड्रिवन रिसर्च जो है ना, उसके लिए एक हम्म। लाख करोड़ दिया है। हम्म। तो अब प्राइवेट सेक्टर में रिसर्च के लिए 1 लाख करोड़ दिया है, ये भी तो अच्छी बात है ना। रिसर्च के लिए 1 लाख करोड़। ये देखिए, दिक्कत पता है क्या है, जैसे मैं पी चिदम्बरम साहब को अगर कोट करूँ तो, कोई भी डिपार्टमेंट पैसे मांगने के जब भी मांगता है ना, वो ज्यादा ही मांगता है क्योंकि उसको पता है कम मिलने वाले हैं, और पैसा दो उतना कम है। आप रिसर्च के लिए मान लो 30% जीडीपी दे दो, लोग बोलेंगे कि नहीं कम है यार, इतने कम में थोड़ी होता है, चाइना का देखो, अमेरिका का देखो। तो अरे बाबा, हमारे पास भी तो पैसा होना चाहिए ना देने के लिए। हम्म। तो हमारे बजट के हिसाब से हमने ठीक ठाक दिया है रिसर्च के लिए, ऐसा मेरा व्यू है। उसके बाद में जो स्टेट होता है ना, कोई भी हम्म। जगह की जो लैंड होती है वो स्टेट का सब्जेक्ट है, वो कंप्लीट स्टेट का होता है, उसमें सेंट्रल हस्तक्षेप नहीं कर सकता या मिंगल नहीं कर सकता। तो इन्होंने जो डिजिटलाइजेशन बोला है कि हम पूरी जमीनों का डिजिटलाइजेशन करेंगे, वो देखना होगा कि इन्होंने स्टेट को वो फंड दिया है अलग अलग, या खुद से ही कर रहे हैं कि स्टेट की जमीन है लेकिन हम डिजिटलाइज करें। ये एक दिक्कत है। तो मतलब आपकी जमीन अभी आपके नाम अगर है तो कोई आपके, जैसे मूवी में नहीं दिखाते कि आपके कागजात छीन दिए तो आपकी जमीन भी चली गई, हम्म। अब वैसा नहीं होगा, अब रजिस्ट्री हो जाएगी। ग्रेट। हाँ, अब आप ये देखिए, इंडिया की जो ग्रोथ है, जीडीपी ग्रोथ, हम्म। तो हम 2021 में टोटल बर्बादी के कगार पे थे। बिल्कुल, कोविड आ गया तो इस गवर्नमेंट ने उसका इस्तेमाल किया, नहीं तो अगर कोविड नहीं आता तो हम बहुत डेंजर सिचुएशन में थे। तो इन्होंने क्या कहा कि हमारे लिए हर एक जान कीमती है, हम लोग नहीं चाहेंगे, हम इकोनॉमिक गर्त में जाए तो जाए, हम आदमियों के लिए सब फ्री करेंगे, ये देंगे वो देंगे। तो इन्होंने अपनी इज्जत बचा ली, क्योंकि इनको इंसान की कदर नहीं थी, ये इकोनॉमिक गर्त में जा ही रही थी, तो इन्होंने अपना फेस बचा लिया कोविड का इस्तेमाल करके। तो अभी अगर हम फिलहाल देखें तो अभी भी कोई हमारी इकोनॉमी इतनी अच्छी नहीं है। उसका रीजन है कि हमारी जो, हाँ ये देखिए, बैड न्यूज लाए हो मेरे लिए। अरे वो तो सर ये तो आपको पता ही है, इसमें तो क्या ही कहना। देखिए, हाँ। जैसे देखिए इकोनॉमी क्या होती है इन सिंपल सेंस, आप मतलब कोई भी व्यक्ति अगर ज्यादा दिमाग मारी नहीं खपाना चाहता, बीए एमए की किताबें या इकोनॉमिक्स का किताबें नहीं पढ़ना चाहता, तो एक देखिए, एक व्यक्ति है, वो जैसे ही वो जिंदा जीवन में आता है, या जैसे ही उसको कुछ करना है, जैसे मुझे कुछ करना है, सपोज मुझे यहाँ बात करनी थी, तो ये माइक की मुझे जरूरत थी, तो नीड थी, तो नीड कंप्लीट करने के लिए
मैं कहीं ना कहीं से तो माइक खरीदूंगा। तो होता क्या है, इंसान की नीड होती है, वो नीड को कंप्लीट करने का वो तरीका ढूंढता है अलग अलग, बेस अपॉन उसके जेब में कितना पैसा है, वो किस स्टेटस में आता है, या वो मैस्लो के किस हायरार्की में, मैस्लो ट्रायंगल में जो हुँ, नीड्स है उसमें कौन हुँ, से लेवल पे है, ज्यादा अमीर है गरीब है, या उसके उस समय मूड क्या है, तो ये सब मिला करके वो हुँ, बंदा उसकी नीड कंप्लीट करवाएगा। इसे हम कहते हैं साइकोलॉजी में अपील साइकिल। आप लोग जो भी खरीदते हो वो काउंट होता है जीडीपी के लिए, या जो असेट होता है वो मूव होता है, पैसा जो कि एक इमेजिनरी चीज है। पैसा तो इमेजिनरी है ना, एक ये कागज है हुँ, हुँ, जिसको हम कुछ नहीं कर सकते, मतलब वो बस एक एक बिल्कुल उसी तरीके से है कि एक सर्वमान्यता से एक चीज फिक्स कर ली है, बिल्कुल एवोगैड्रो नंबर जैसे कि 6.023 इंटू 10⁻⁻23 यानी एक मोल। अब वो है नहीं उतना, हमने फिक्स कर रखा है क्योंकि हमें आसानी होनी चाहिए। उसी तरीके से ये है एक टेंडर। अब 100 रुपए का टेंडर दिन में कितनी बार मूव होगा, तो इसका मतलब ये है कि आपके लोगों के पास में जरूरत भी है और जरूरत कंप्लीट करने के साधन भी है। तो इन सब का कुल जमा जो होता है वो होता है आपकी इकोनॉमी, हुँ, जीडीपी जिसे हम बोल सकते हैं। तो अभी हम इंडिया का पाएंगे तो अभी हमारे यहाँ जो अमीर है वो सब कुछ कर सकता है, गरीब नहीं कर सकता। तो अभी आप पाओगे कि ये जो टैक्स रिजीम है ये नई वाली, हुँ, हुँ, अब इसमें 0 से 3 लाख वालों को कोई टैक्स नहीं है, अच्छी बात है। 3 से 7 लाख वालों को 5%, चलिए ठीक है, ये 5% कुछ नहीं होता है, मतलब उसमें भी स्टैंडर्ड डिडक्शन दे रखा है 75,000 का। तो अगर आप इसका देखेंगे आगे वाला 7 to 10 लाख 10%, हुँ, 10 से 12 वालों को 15%। अब मैं ये चाहता था कि ये 14 हो जाता तो मेरे लिए अच्छा होता, लेकिन अब 20, फिर भी कम से कम 30% तो नहीं भरना पड़ता है टैक्स। तो ये देखेंगे 12 से 15 लाख 20, 15 लाख से ज्यादा 30%। और इसमें आप समझ लीजिए कि 75,000 ऐड करवा लीजिए हर एक में। अब ये रहा मेन बात, इस पर ज्यादातर आना चाहिए कि सरकार के पास पैसा किधर से आया, पैसा। अब हुँ, हम तो अमेरिका नहीं है ना कि छाप लेंगे। तो मतलब अमेरिका सच में पैसे छापता है, हम नहीं छाप सकते। तो आप देखोगे कि इस बजट का जो हमारा बजट है उसमें 19% इनकम टैक्स से आया है, 19%। यूनियन एक्साइज ड्यूटी यानी जो हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे लगाते हैं वो वाला। हुँ, तो ये उसका स्ट्रक्चर है कि कहाँ से सरकार ने 1 रुपया कमाया। अब अगर हम खर्चा देखेंगे तो इससे ज्यादा ही होता है हमेशा हमारा। तो हमारा सबसे ज्यादा खर्चा देखिए किस में गया है। नीचे है, नीचे 21% हाँ डाउन है। हाँ हाँ, स्टेट्स का शेयर, इसमें वो जीएसटी का वो फंड आ गया, वो सब आ गया। और सबसे सेकेंड लास्ट खर्चा गया है ये वाला, यानी कि हमारा जो फिजिकल डिपॉजिट है उसका जो हमें इंटरेस्ट देना पड़ेगा 19%। तो 1 रुपया आया और 1.5 रुपया गया। तो वो जो 50 पैसा है वो होता है फिजिकल डेफिसिट। हुँ, हुँ, अब एक बात अच्छी हुई कि इन्होंने डिफेंस के लिए थोड़ा, शायद शायद $82 बिलियन का रखा है बजट। शायद डिफेंस के 82, लिए? डिफेंस के हाँ, लिए तो शायद नहीं है यार, डिफेंस के लिए तो ज़्यादा कुछ किया नहीं इस बार। नहीं वो तो कभी नहीं करेंगे। ये गांधीवादी विचारधारा जो है वो अभी सरकार में बसी हुई है कि फौज मैटर नहीं करती, उल्टा इन्होंने फौज को ज्यादा करना चाहिए था। फौज के लिए इन्होंने किया है 6.21 लाख करोड़। हुँ, हाँ, 18.4% ज्यादा है पिछले साल से। किया है, ठीक ठाक किया है। ठीक-ठाक। आप हुँ, मेजर गौरव आर्या जी का वीडियो देख सकते हैं, उन्होंने बजट पे बनाया है, वो अच्छी अच्छी बात करते हैं वो, मतलब। ओके। तो देखिए, वही बात है आखिर कि पैसा दो उतना कम है यार, हर डिपार्टमेंट बोलेगा कि हमको इतना चाहिए, नहीं इतना नहीं दिया। तो हुँ, पैसा देने के मामले में तो आप हमेशा पाओगे कि सब लोग बोलेंगे नहीं दिया नहीं दिया, कम दिया।
बात यह है कि सरकार ने पैसा कहाँ से कमाया और कहाँ दिया। तो अगर हम इसको बढ़ाने के लिए कोई मॉडल ला सकेंगे नए-नए, तो हम कुछ पॉजिटिव कंट्रीब्यूट करेंगे सरकार के लिए। तो मैं चाहता हूँ कि अगर किसी के पास कोई अच्छे आइडियाज़ है, तो ये जो है सरकार के पास रुपया कैसे जाए, इसके लिए आप सामने आ सकते हैं। इसके बाद एक बिज़नेस का मॉडल भी होता है, वो भी दिखाऊँगा मैं प्रॉपर। तो डिफेंस के लिए ये देखिए, 1 4,54,773 मिनट रुकना, करोड़। ऊपर का एक्सपेंडिचर ऑफ, हाँ ठीक है। मुझे पता है दिक्कत क्या है। हम्म। ये लोग पेंशन के नाम पर रोते हैं, है ना, कि पेंशन बढ़ गई। ये क्या है? ये सब्सिडीज। फ्रीबीज है ये। और अभी तो तो यार, मार हम्म पर फ्रीबीज तो होनी चाहिए ना यार, थोड़ी थोड़ी तो यार, मतलब क्या सब्सिडीज देनी पड़ेगी? गैस पे जो सब्सिडीज आती है, और किस पे जाती है? बिजली पे जाती है, कितनी चीजों नहीं, पे जाती देनी है चाहिए ना, सब्सिडी? देनी चाहिए, उससे दिक्कत नहीं है। हम्म। दिक्कत यह है कि जब आप भी सब्सिडी दे रहे हो, तो उन सरकार वालों पे क्यों चिल्लाते हो जिन्होंने पहले दी थी, या जिनके मैनिफेस्टो में लिखा है कि हम सब्सिडी देंगे, ये देंगे। मुद्दा ये है, हम्म। मतलब हम्म। हिपोक्रेसी का मुद्दा है। ये सरकार क्या कहती है, कि लोगों को मुफ्तखोर बना देती है सब्सिडी देना। फिर तुम क्यों दे रहे हो भाई? और हम्म। रो क्यों रहे हो कि आर्मी में पेंशन ज्यादा देनी पड़े? भाई उन्होंने सर्व किया है, उनको देनी पड़ेगी तुमको। तुम बजट बढ़ाओ अपना, या पेंशन जिनको भी दे रहे हो तो उनको देनी पड़ेगी आपको। क्यों? क्योंकि उन्होंने सर्व किया है। अब आप अपना बजट बढ़वाओ। मेरा मुद्दा यह है कि सरकार हिपोक्रेसी करती है कई बार। अब मैं मतलब इसी सरकार का समर्थन करता हूँ, कई बार अपोज करता हूँ, कि इशू बेस होता है कि इशू क्या है। जैसे कि कई मामलों में सरकार अच्छी है, कई मामलों में खराब है। तो मामला क्या है उस पर डिपेंड करता है, मैं क्या बोलूंगा। तो ये वैसे ही है। तो ये सरकार का जो डॉक्यूमेंट है ये प्रॉपर, इसमें इन्होंने दिया है कि एक्सपेंडिचर ऑफ मेजर आइटम्स। तो इन्होंने डिफेंस में ये जो आइटम्स है इस पे ज्यादा, मुझे जहां तक लगता है कि ये एरोप्लेन्स खरीदेंगे ज्यादातर, हमारी कंपनी से खरीदेंगे। रफाल खरीदने का है इनका, क्योंकि हम फिलहाल कुछ स्क्वाड्रन जो हमारी होनी चाहिए उससे पीछे चल रहे हैं। हम्म। और जो तेजस है उसकी ऑर्डर आई नहीं है अभी तक प्रॉपर, मतलब आनी चाहिए थी 31 मार्च को, वो डिले हो गई है। तो अब वहां पे तो प्लेन चाहिए ना भाई सेफ्टी के लिए। कब तक वो वीडियो मेकर को उड़ाते रहोगे? MiG-21। बाकी रूरल डेवलपमेंट जो है उसके लिए भी फंड दिया है अच्छा खासा, एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज। ये देखिए आप, ये समस्या है एजुकेशन। एजुकेशन। हम्म। मतलब जो है उसको, मतलब आप पता नहीं क्या ही कहे, इतना कम फंड में क्या हो जाएगा एजुकेशन के। हेल्थ के वैसे लिए ये एक देखिए। एक चीज पूछनी थी, जो एजुकेशन वाला जो बजट एलोकेट किया जाता है, वो किधर किधर डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है? लाइक रिसर्च में भी आ जाता है, जो आईआईटीज वगैरह होती हैं, और क्या क्या होता है लाइक? पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट की जो भी इंस्टीट्यूशंस है, उस हम्म। उन सब में जो जो नीड के हिसाब से एक साल पहले उन्होंने लगा रखा होगा कि हमें ये प्रोजेक्ट करवाना है, तो सैंक्शन करवा दो। तो उसमें पिक किया जाता है कुछ चीज़ें, सिलेक्ट, मतलब चेरी पिकिंग। और उस हिसाब से अब जैसे ये जो है, इसमें ये वाला बजट एजुकेशन वाला, तो ये जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के जो भी सारा एजुकेशन एरिया है, एजुकेशन फैसिलिटीज, उनकी सैलरीज, उनको फैसिलिटीज का मेंटेनेंस, किताबें वगैरह वगैरह, सब सब जो भी है वो इसमें जाता है। अब इसके लिए अगर आप चाहो तो एक हमारी प्रॉपर सरकार की वेबसाइट होती है कि एजुकेशन मिनिस्ट्री में पैसा कहाँ किस किस को कितना कितना दिया। तो उसमें भी हम डिटेलिंग में जा सकते हैं, लेकिन मोटा मोटी बात यही है। अब ये और ये भी एक एनर्जी समस्या। जो ये एनर्जी हम्म, सेक्टर है, एनर्जी हम्म। सेक्टर में इतना कम क्यों है? एनर्जी सेक्टर में मतलब क्या क्या आ जाता है? आपका एनर्जी जनरेशन से तो एनर्जी को घर तक पहुंचाना, वो सारी चीजें, मतलब तो ये हमारा सोलर जो पैनल जो इसने इस बार जो इन्होंने सोलर पैनल की बात की थी, कि सोलर पैनल लगवाएंगे हर जगह, तो ये इसी बजट से एलोकेट करेंगे उसको? इसी से करना पड़ेगा, क्योंकि इसी से होता है बस। ये तो कम है यार बहुत फिर। देखिए सोलर इज नॉट एन, देखिए आप अगर क्लियरली देखेंगे तो इंडिया अभी क्लाइमेट चेंज या वो जो होता है कार्बन न्यूट्रल, उसने उसने उसकी कोशिश नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारा एमिशन ही कितना है। जो कंट्रीज जो डेवलप हो चुकी है और आज भी उनके जरूरत से ज्यादा
इमिट कर रही है, हम उनके लिए अपना नुकसान क्यों करवाएं? कोशिश करते रहनी चाहिए, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, ऑन पेपर हमें करते रहना चाहिए, लेकिन अगर आपको जॉब चाहिए तो इंडस्ट्री लगानी पड़ेगी, प्रोड्यूस करना पड़ेगा। प्रोड्यूस करने के लिए आपको इन्वायरमेंट को एक्सप्लॉइट करना पड़ेगा, मतलब सीधा सिंपल मैथ्स है वो। नहीं अब मतलब आप अगर हमारे पास अल्टरनेट सॉल्यूशन है सौरभ, तो हम कौन क्यों से करेंगे यार? कौन से यार हम लोग बिल्ड कर सकते हैं, मैं ये कह रहा हूँ ना, बिल्ड तो करना हाँ, पड़ेगा ना। अगर आप मान के चलिए, अगर आप अभी कुछ ऐसा आप कह रहे हैं, मान के चलिए आपने जो बोला कि हम एनवायरनमेंट को एक्सप्लॉइट करना पड़ेगा, उसके लिए कुछ सेटअप करेंगे, वो कितने साल तक करेगा? ये है सबसे बड़ा मुद्दा, ये कितने साल तक एक्सप्लॉइट करता रहेगा? कम से कम 20-25 साल, 30 साल। और हमारा आपको पता है ना, 2070 तक हमारा टारगेट है कार्बन नेट कार्बन जीरो वो भूल एमिशन का। जाइए, वो नहीं होने वाला, वो तो हो ही नहीं होने लेकिन वाला वो। कोशिश ना करना, ये तो उससे बुरी चीज है ना यार। हाँ, आप अल्टरनेट टेक्नोलॉजी डेवलप करें, मेरी उससे समस्या नहीं है। मेरी प्रॉब्लम यह है कि अभी फ़िलहाल, अभी इस इंस्टेंस पे हमारे पास अल्टरनेट टेक्नोलॉजी नहीं है, तो हमें ट्रेडिशनल मीन से ही आगे जाना पड़ेगा ना। मतलब हम कर सकते हैं, मतलब ख्वाबों में कर सकते हैं, अभी 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 राइट नाउ। तो वो तो हमें, आप देखोगे कि जो ट्रेडिशनल वे है उसी से करना पड़ेगा। इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए जो बजट आप दिया है, कितने साल तक की बात कर रहे हो? आप कितने साल तक की बात कर रहे हो? कब तक करना पड़ेगा, ये पूछ रहा हूँ मैं आपसे। 50 ईयर्स फ्रॉम द गिवन टारगेट प्लस, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन सौरभ, यहाँ पे यार मुझे लग रहा है कि अल्टरनेट सॉल्यूशंस के साथ ना आगे बढ़ा जा सकता है, बनाया जा सकता है, इतना है हम क्षमता यार, हमारी पॉपुलेशन है, हमारे पास यूथ हमारा जो है बहुत ही ज्यादा समझ रहा है चीजों को, एनवायरनमेंट के प्रति जो होता है वो जागरूक हो रहा है, तो वो लेके आएगा कुछ ना कुछ ऐसा कि इन ट्रेडिशनल जो आप बात कर रहे हैं उन तरीकों से हम स्विच कर सकते हैं अल्टरनेट सॉल्यूशन पे, और एनवायरनमेंट को साथ लेके चल सकते हैं यार। इकोनॉमिक ग्रो का मतलब ये नहीं है कि हम एनवायरनमेंट को एक्सप्लॉइट करते चले जाएंगे, फिर तो उल्टा नुकसान होगा ना। अगर आप एनवायरनमेंट को एक्सप्लॉइट करोगे तो जो बाद में जो कचरा मचाओगे, वो नुकसान नहीं हुआ? वो भी तो नुकसान हुआ ना, बिल्कुल उसको भी तो होगा। भरपाई करने के लिए फिर तुम्हें और पैसा लगाना पड़ेगा। अभी तुम जो फास्ट फैशन का ट्रेंड चला रखा है, इतना जो टेक्सटाइल और इतना जो कपड़ा कूड़ा कचरा जो है लैंडफिल्स में जमा हो जाता है, उसका क्या होता है? उसका 5% भी रिसाइकल नहीं होता ढंग से। वो मैं क्या ये होता नहीं है कह रहा उसको? हूँ कि नहीं होना चाहिए, मैं ये कह रहा हूँ हम्म। कि प्रैक्टिकली अभी पॉसिबल नहीं है, अभी प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। हम्म। हो नहीं सकता ऐसा नहीं कहा, मैं कह रहा हूँ कि हम वो मार्क मिस कर देंगे। अब बात ये है कि वो करेंगे कैसे? जैसे हम अभी नहीं, अगर इसी स्पेस से हम चलते रहे या इसी सिस्टम के साथ, तो नहीं होगा, इतना पक्का है। करना पड़ेगा बहुत कुछ। ओके। तो जो सोलर पैनल का लेके आई है सरकार, कितने कितने करोड़ घरों में लगवाएगी? 1 करोड़, 2 करोड़, कितने करोड़ घर बोला था उन्होंने सोलर पैनल के लिए? मैं भूल रहा हूँ थोड़े नंबर। चेक कर लेते हैं। हाँ, एक बार चेक कर लो, क्योंकि अगर ऐसा हो रहा है और मान लो इनिशिएटिव वो लेके आ रही है गवर्नमेंट, तो कितनी अच्छी चीज है यार ये। सरकार 40% सब्सिडी देगी सोलर पैनल के लिए। तभी बहुत बड़ी चीज है यार, अगर 40% सब्सिडी दे रही है तो ये अच्छी चीज थी यार, मुझे बहुत अच्छी लगी थी जब ये बात सुनने में आई थी। क्योंकि जो नहीं, रिन्यूएबल, हाँ हाँ। सोलर की कई सारी दिक्कतें हैं ना। जो ग्रिड है उसमें एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ करंट जो है वो फ्लो होते रहना चाहिए। सोलर से आपको रात में कहाँ से एनर्जी मिलेगी? बैटरी का अल्टरनेटिव करना पड़ेगा फिर। बैटरी से इतना हाई करंट कैसे आप ट्रांसमिट करोगे? जैसे समझ लीजिए ट्रेन चलती है, ट्रेन कैसे चलाएंगे? देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि स्टेप्स लेने इंपॉर्टेंट है। अगर हाँ, छोटा कदम भी, अगर मान लो एक रोड लाइट भी सोलर पैनल से चलती है ना, जो हमारी रोड लाइट हाईवेज की हैं, अगर वो भी सोलर पैनल चल रही है तो कितनी एनर्जी बचेगी, कितना पर्यावरण का फायदा होगा। नहीं, मैं मैं आपको वो इसीलिए बता रहा हूँ, इस पे मैंने रिसर्च, इसके ऊपर मेरा रिसर्च पेपर पब्लिश किया मैंने क्लाइमेट चेंज के लिए। हाँ, प्रॉपर मेरे पास एक प्रोजेक्ट है इसके लिए कि आप कैसे एक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके किसी भी हम्म। हाउस होल्ड का जो नीड होता है, जैसे कई बार हम्म। एनर्जी फालतू जाया होती है कई जगहों पे, आपने देखा होगा, तो उनको कम कैसे किया जाए इसका मैंने अच्छा, ऐसे नहीं कि हवा में। मैं आपको एक जैसे ये बता सकता हूँ, देखिए एक पैरामीटर बता देता हूँ कोई भी प्रोजेक्ट बनाने का। ये हम्म। मैंने अरुण जी से सुना था शायद, एक सेकेंड ना, वो लंबा है इसलिए याद करना पड़ता है। हाँ, ये देखिए, कोई भी आइडिया जो है वो पॉलिटिकली एक्सेप्टेबल होना चाहिए, हम्म। सोशली डिजायरेबल होना चाहिए, हम्म। टेक्नोलॉजिकली फिजिबल होना चाहिए, हम्म। फाइनेंशियली वाइबल होना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटिवली डुएबल होना चाहिए, जुडिशियली टेनेबल
इमोशनली इमोशनली रिलेटेबल और इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल। ठीक है। तो ये जो टोटल ये 8 फैक्टर्स है शायद, चाहे 1, 2, 3, हाँ 8 फैक्टर्स। तो आप पाओगे कि इसका आधार पर मैंने एक, जैसे आपने आईओटी देखा होगा, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, मक्खड़ जाल ऑफ इंटरनेट, तो उसका इस्तेमाल करके आप किस तरीके से जो लाइट्स वगैरह है उनको विप्रो लाइट बनाता है वो, उसकी आपको जो रूम है उसके अंदर जितना लाइट चाहिए उतना वो ऑटोमेटिक कर देगा। आप हम्म। मैन्युअल भी उसको बड़ा कम हाँ हाँ, कर वो सकते। स्मार्ट है, हाँ वो स्मार्ट है अपने आप में, ठीक स्मार्ट है। स्मार्ट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इन सिंपल हम्म। सेंस। तो जो मीट जैसे आप देखोगे कि अब कई बार बिल आता है 8,000, फिर आप सोचते हो हम्म। हैं इतना बिल किस है, तो आप पहले ही उस मीटर में सेट कर देना कि भाई 3,000 से ऊपर मुझे बिजली नहीं यूज करनी है। तो वो आपको उस तरीके से आपकी बिजली घर की यूज खपा देगा, या जो भी आपका होगा। हम्म। तो ये मैंने एक इस पे प्रोजेक्ट बनाया था, उसी में मैंने रिसर्च किया था और उसी में मैंने ये पाया था कि अल्टरनेट सोर्सेज बनाना इन कंट्री लाइक इंडिया, जहाँ पे एक हाईवे बनाने के लिए अगर किसी ने पेड़ पे पीआईएल डाल दी हो तो 2 साल लगते हैं आदेश आने में, उस देश में मुश्किल है। तरीका निकालो ना यार, भाई रोड निकालना है, हाँ, पेड़ को ही इसीलिए बचाना है। इसीलिए इसीलिए ये जो तरीका 8 निकालना ना, मुझे पैरामीटर है। देखो यार, मुझे लगता है ये जितने भी प्रॉब्लम है ना, ये बस सॉल्व हो सकते हैं यार, ऐसा कुछ नहीं है। मैं मानने को हम्म। तैयार ही नहीं कि दूसरा रास्ता होता ही नहीं है। ये जो भी बोलता है ना कि दूसरा रास्ता है ही नहीं, मैं मानने को तैयार ही नहीं होता हूँ। पेड़ के बीच में भी मैं आपको बोल ही कितने नहीं रहा लोग हूँ। दिखा दूंगा मैं कि पेड़ नहीं कटवाया, बंदे ने घर बना लिया, उस बंदे ने घर निकाल दिया उस बीच में। ऐसे फोटोज नेशनल देखे हैं हाईवे मैंने। कैसे बनाएंगे? अब वो एक, आप उस पे ले, आप एकदम एक्सट्रीम फॉर्म में ले जाओ तो फिर मैं क्या बोल पाऊंगा, वो तो यार नहीं, जो हमारे इंजीनियर्स वगैरह है वो उसको सॉल्व करेंगे ना, वो उनका हेडेक होना चाहिए कि भाई किसी भी तरीके से स्ट्रक्चर खराब ना हो और पर्यावरण बचे। यार मुझे यही लग रहा है कि अब वो वक्त ना, हमने देखो हमने डिस्कस कर चुके हैं, हम ये मतलब आपके साथ नहीं किया था पर मेरे चैनल पे 3 बार क्लाइमेट चेंज पॉडकास्ट हो चुका है। हम लोग ये डिस्कस कर रहे हैं, वक्त निकलता जा रहा है भाई, 6th मास एक्सटिंक्शन जो है वो चालू हो चुका है, हमारा छठा। अगर 5 हो चुके हैं और छठा चालू हो चुका है, वी आर इन। और मैं ये ऐसे हवा में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको पेपर्स दिखा दूंगा, बल्कि जाके वो मेरा पॉडकास्ट देख लो, उसमें पेपर डिस्कस किया था रवि भाई ने, जो लॉजिकल आईएम वाले भैया हैं, कि हमारे पास अब वक्त खत्म हो चुका है। नहीं, मैं आपको ये कह ही नहीं रहा हूँ कि ये नहीं हो सकता। मैं आपकी बात से पूरा एग्री कर रहा हूँ कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, अर्थ के भी क्लाइमेट साइकिल होते हैं अपने, वो भी धीरे-धीरे शिफ्ट होता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन अभी हम दिक्कत में है, मैं मान रहा हूँ। आपको ग्रोथ चाहिए कि नहीं? दोनों चीज साथ नहीं हो सकती। तो वही तो ढूँढना है। वो कैसे हम्म, होगा? ये वो स सोल्यूशन देखिए, निकाल। मेन बात ये होती है ना कि मतलब हम करने को कुछ भी कर सकते हैं ख्वाबो-ख़याल में। वो जब जो हकीकत जब तमाचा मारती है ना, तो समझ में नहीं आता कि इधर देखूँ या उधर देखूँ। हकीकत बहुत अजीब है, अलग है। कंट्रोल देखिए, जैसे कंट्रोल स्टेट में कोई एक्सपेरिमेंट करना, आप उस एरिया के लिए खुद भगवान हो कि कंट्रोल स्टेट में आप सब कर रहे हो। रियल लाइफ में वो एक्सपेरिमेंट करना बहुत टाइम लग जाता है। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि बात हो तो ठोस बात हो, ऐसी बात ना हो कि मतलब वो डनिंग-क्रगर वाली बातें ना हो। तो मैं जब पाता हूँ तो मैं मतलब न्यूक्लियर एनर्जी से हम देश को अच्छे से चला सकते हैं। ये हो सकता है, ये एक सॉल्यूशन है हमारे पास। दूसरा, अब हम ये जान गए हैं कि अल्टरनेट जो सोर्सेस है, उनको कंप्लीटली यूज़ नहीं किया जा सकता एक्सिस्टिंग सिस्टम को क्या कह सकते हैं, रिप्लेस रिप्लेस करने करने के के लिए। लिए। हम्म। तो हम एक्सिस्टिंग जो सिस्टम है, उसमें लोड कम करके इनको तो ऐड कर सकते हैं ना। तो जहाँ हम 100 किलो कार्बन एमिट कर रहे थे, वहाँ अल्टरनेटिव सोर्सेस को ला करके वही वो 80 कर देंगे। तो पहला स्टेप तो हम्म। पड़ जाएगा। तो इस तरीके से हमें क्या कहते हैं उसे, होलिस्टिक थिंकिंग ज़रूरी है। तो मैं आपसे ठीक। डिसएग्री नहीं कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि हम्म। ये समस्याएँ है हमारी। क्लाइमेट न्यूट्रल हम्म। होना, अब जैसे देखिए आप, ये एक सिंपल सा कार्बन एमिशन का ग्राफ है। ये मैंने लास्ट टाइम भी दिखाया था वो डिबेट में। ह्यूमन विद साइंस पे। हाँ, ये प्रॉपर हमारा वर्ल्ड इन डेटा जो होता है ना, वो। हम्म। अब जो ये होता है हमारा, क्या कह सकते हैं हम उसे, जो क्लाइमेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या सिर्फ हम पर है? तो मतलब हम पे, मतलब इंसानों पे कह रहे हो, किसकी किसकी कह रहे हो? ओनली इंडिया? यार ऐसा यार सोचते रहेंगे तो हो गया, मतलब हर कंट्री कुछ ना कुछ करना पड़ेगा ना। इथोपिया है, एक कंट्री है, उसने क्या किया है, जो नॉन इलेक्ट्रिक कार्स है ना, नॉन इलेक्ट्रिक कार्स, उसकी इंपोर्ट को बैन लगा दिया है। कह रहा है भाई नॉन इलेक्ट्रिक कार्स आनी नहीं चाहिए, इलेक्ट्रिक कार ही चलाएंगे वो। क्या? तो यार नहीं, नहीं,
इथियोपिया ने किया वो ठीक है, क्या इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर है फिलहाल नॉन मैं इलेक्ट्रिक कार चलाने मैं का? ये कह रहा हूँ, पर यार अगर वो कंट्री ये सोचती, हम तो इतनी छोटी कंट्री है, हम तो कुछ कर ही नहीं रहे कार्बन एमिशंस, तो हम क्यों करें ये सब चीजें नॉन इलेक्ट्रिक कार वाला, लेकिन किया ना, मैं वो कह रहा हूँ। हाँ, नहीं कोशिश कर सकते हैं। देखिए, मैं ये कह ही नहीं रहा हूँ कि नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता, मतलब पेसिमिस्टिक नहीं हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि मुश्किलें क्या-क्या आ सकती है। मेरा मुद्दा ये है कि अगर ये इतनी बिलान भर सी पॉपुलेशन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इतना एमिशन कर रही है, मतलब कितना है यार ये? देखिए, बाप रे। यूके जो है वो 4.7 टन्स, चाइना 8.0, नहीं, यूएस 4.7, 15। एक मिनट रुको, 4.7 ट्रिलियन है क्या ये, टन हाँ, है? वो एक सेकंड रुकिए। हाँ, ये सबसे आसान है, ये देखिए। हम्म। तो ये जो है टन्स है। नहीं यार, 14 टन तो बहुत कम हो गया ना, 14,000 बस, 14,000। पर पर्सन अच्छा अच्छा, पर पर्सन 15,000, है क्या, मतलब ऐसा ऐसा 15 बोलो ना, पर टन्स, पर्सन है। और 15 सॉरी सॉरी, टन्स। मैंने पढ़ा ही नहीं यानी वो, सॉरी। यानी 15 इंटू 100 क्विंटल्स, यानी आप समझ लीजिए ये कि ये जो दो कंट्रीज है बिलान बरसी, यूएस की हम्म। पॉपुलेशन क्या है? यार। 300 600 मिलियन, 600 मिलियन। हाँ 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 हाँ। अब हमारी कितनी है? हमारी तो भैया जा रही है 140 के आसपास। तो मतलब ये जो ज्ञान दे रहे हैं हमें कि आप कार्बन न्यूट्रल होना चाहिए आपको, तो इनके खुद के घर में इनकी लगी पड़ी है और ये हमें ज्ञान दे रहे हैं, जबकि हमें ज़रूरत है किसकी? इंडस्ट्रियलाइजेशन की, या खुद के सर्वाइवल के लिए। एम्प्लॉयमेंट कहाँ से लाएँगे या जो भी है वो, हमें अपनी भी तो ग्रोथ देखनी है ना। तो इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी के साथ ग्रोथ कैसे होगी, इसका मॉडल है मेरे पास, वो कर सकते हैं, उसमें दिक्कत नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि हम जब किसी भी बाहर की कंट्री से कंपेयर कर रहे होते हैं ना, तो हमें ये भी देखना चाहिए कि वो कितने दूध के दूल्हे हैं। तो ये तो भाई काले पड़ चुके हैं। हम्म। रशिया देखिए, 11.4 टन्स पर पर्सन। हम देखिए 2 टन्स पर पर्सन। हमारा लैंड मास भी हम्म। कम है। और हम्म। इथियोपिया शायद ये यहाँ कहाँ है? कहाँ गया इथियोपिया? ये देखिए ये है इथियोपिया। इसका भी बड़ा ही है। तो आप, मतलब मेरा मुद्दा ये है कि आपको क्या चाहिए? आपको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स कंप्लाई करते बैठना है, या आपको ग्रोथ चाहिए? तो इन दोनों में हमें सिमिलैरिटीज़ लानी पड़ेंगी। तो मैं यही चाह हम्म। रहा हूँ कि इस पे जो अगर कोई किसी के पास मॉडल है तो वो बात कर सकता है, सरकार को दे सकता है, या खुद भी कुछ कर सकता है उसमें। तो जैसे अभी आपने देखा होगा एक सस्टेनेबल होम्स, हम्म। उसके कंसेप्ट। तो वही है, मतलब इकोनॉमी का तो फिलहाल यही हाल है। बाकी अभी आप बताइए पॉलिटिक्स का क्या? मैं बैक टू बजट यार, अभी कुछ रह रहा है यार, अभी बहुत कुछ रह रहा था उसमें, नहीं, वो सारे पॉइंट्स गायब। आपकी दुखती नहीं रस पे नहीं, हाथ नहीं रखना चाह रहा था मैं। बहुत कुछ है उसमें यार डिस्कस करने लायक अभी। एक बहुत तो कुछ यार है ये। ये हाँ हाँ, मैं ऐड करवा रहा हूँ, वो तो ठीक है, अभी डिस्कस करेंगे आराम से, अभी आप एक्सप्लेन कर रहे थे इसलिए मैंने कुछ बोला नहीं था। मैंने कहा अभी एक्सप्लेन कर लो, फिर डिस्कस करेंगे दबा के। ये देखो, सोलर पावर के लिए क्या है देखना, ये लिखा है ऊपर सोलर पावर, नीचे नीचे लाओ, सोलर पावर ग्रिड, स्क्रीन में नहीं आ रहा है हाँ। 2023 से 24 क्या है ये, पढ़ भी नहीं पा रहे, ब्लर कर रखा है इन्होंने। ये इन्होंने जो ग्रिड होती है ना, अच्छा, लगाई कितनी है? हाँ, नहीं उसको बढ़ाने का डिसीजन दिया है। ओके, अभी अगले तो साल 10,000 है। हाँ, तो ये शायद ये मनी है, हाँ मनी फ्लो होगा ये, हाँ इन हाँ, करोड़ इतना करोड़ में, इन्वेस्ट किया है, 10,000 करोड़ डाला है। मैंने डबल किया बस। अपना ये देखिए आप, ये जो सोलर सोलर पावर वाला है, 10,000 करोड़ याद दे रहे, ये जो सेमीकंडक्टर्स वगैरह है ना, ये ये बहुत जो जरूरी है इंडस्ट्री यार, है, ये ये बहुत लेकिन इसने जरूरी है। कितना ही बजट दिया, ये देखिए 1 बिलियन हम्म। पकड़ सकते हैं आप, उतना भी नहीं, 900 800 मिलियन। हाँ हाँ हाँ, 800-900 मिलियन के बीच में है। लेकिन यार सेमीकंडक्टर तो बहुत इंपॉर्टेंट है यार, हमें कितना रिलाय करना पड़ता है बाहर की क्या कहते हैं, इंडस्ट्रीज पे। सेमीकंडक्टर यार होना चाहिए यहाँ पे यार, यूनिट, और इसके बारे बात हो रही थी, गवर्नमेंट कह रही थी कि इस पे स्टेप लेंगे वो। मैं कितना लिया है कुछ ना ये। रुका रहता है यार, बहुत जगह यूज होते हैं भाई ये, किसमें किसमें, एक तो सेलफोन्स वगैरह हो गए, और जो एक कार वगैरह हो गए, इनमें भी यूज आता होगा ये सेमीकंडक्टर। वॉशिंग मशीन्स, टीवी, वॉशिंग मशीन, हाँ हाँ। मोबाइल। समस्या तो पता है अगर, क्या है हाँ हाँ रवि भाई? ये हाँ। सब अगर आप अपने देश में नहीं बनाते तो इन मैटर ऑफ क्राइसिस, जैसे अगर वॉर छिड़ गया, आपकी किसी पर अगर निर्भरता है ऐसे समय में,
जब आप मुश्किल में हो, तो जिस पर आप निर्भर हो वो आपको इस्तेमाल करेगा फिर। तो तो इसीलिए सौरभ हम भाई, क्या चाहते हैं। पूरी तरीके से हम आत्मनिर्भर हो सकते हैं? ये क्या, ये या फिर एक यूटोपियन एक ड्रीम है बस एक? नहीं हो सकते हैं, देखिए पूरी तरीके से तो ये ग्लोबल इकोनॉमी है आजकल, कोई पूरी तरीके से आत्मनिर्भर नहीं है, कोई नहीं है, रशिया छोड़ दिए तो। नॉर्थ उनके कोरिया। पास धन्य है भैया किम जोंग उन, वो बर्फ फेंक के मारने वाले। तो नहीं, बात ये नहीं है, देखिए बात ये है कि आज की दुनिया में हम एक हम्म, ग्लोबल विलेज बन चुके हैं। अभी हम यहाँ से वापस नहीं जा सकते। इंटरनेट हम्म। के इजाद के बाद अमेरिका ने कम्युनिज्म की लगा डाली। अभी डिक्टेटर बनना बहुत मुश्किल है कहीं पे भी, जो है वो अमेरिका की मदद से ही चलवा रहे हैं अपना देश। मेन मुद्दा यह है कि ग्लोबलाइज इकोनॉमी में आप पूरी तरह आत्मनिर्भर कैसे हो सकते हो? आप कहोगे कि सारी चीजें हम ही बनाएंगे, हम ही कंज्यूम करेंगे, एक्सपोर्ट भी करेंगे और ट्रेड सरप्लस रहेंगे। समस्या पता है क्या है? आपके देश के अंदर जितने लोग हैं उनको जितनी एनर्जी चाहिए, ये जो लाइट चल रहे हैं, तो वो एनर्जी भी हमें बाहर से तेल इंपोर्ट करना पड़ता है, कोल इंपोर्ट करना पड़ता है। तो आप हम्म, उसमें उस जो रिसोर्सेस होते हैं उस सेंस में कैसे आत्मनिर्भर हो पाओगे? कोई हम्म, भी कंट्री जो अपने एनर्जी के लिए इंडिपेंडेंट नहीं है वो कैसे, क्या मतलब ये कह सकती है कि हम सुपर पावर बनेंगे? तो फिलहाल ये इशू है कि हम सऊदी से पेट्रोल इंपोर्ट करते हैं, ईरान से करते हैं, रूस से करते हैं, क्योंकि हमारे भगाएंगे पास थोड़ी 20 है। साल बाद भाई, उन्हें 20 साल बाद भगा देंगे जब न्यूक्लियर फ्यूजन आ जाएगा। तब 20 साल बाद भगाना शुरू करेंगे इन सबको। अ, सर हमारे पास थोरियम के सबसे ज्यादा रिजर्व है, इसका रिएक्टर बनाने के लिए कुछ कर सकते हैं। अभी चैलेंजेस है उसके अंदर, वो तो अलग किसी और दिन डिस्कस करेंगे। आगे कर बढ़ते हैं। लेंगे। हम्म। अब ये रिवेन्यू रिसिप्ट है, 2024-25 में सरकार ने कितना पैसा कमाया, तो वो है 31.3 लाख करोड़। हम्म। मतलब हमने एक अच्छा खासा पैसा पिछले साल से ज्यादा 1 लाख करोड़ ज्यादा कमाया है, ऐसा आप सपोज पकड़ के चलिए, ज्यादा ही कमाया है। तो ग्रोथ तो हुई है हमारी, उसमें दिक्कत नहीं है। समस्या ये है कि हमारा खर्चा जो है ना, तो ज्यादा जिसे हो रहा हम है। हाँ ट्रेड डिफिसिट कहते हैं, डेफिसिट, वो जो है हम्म, वो अभी मतलब वो भी उतना ही है जैसे आप पाओगे कि हमने कमाया 31.3 लाख। हमारा ये है, एक सेकंड के ना, हमारा ट्रेड डेफिसिट क्या है इस साल का, टू बी एकदम एग्जैक्ट हो तो अच्छा रहता है। इसमें नहीं है क्या ग्राफ में, इसमें प्रेजेंटेशन में? सरकार अपनी अच्छी चीजें ही बताएगी ना। लास्ट ईयर तो हमारा $240 बिलियन था, तो इस बार है हमारा, हाँ करीब उतना ही है, मतलब हमने 12 लाख करोड़ के आसपास एक्स्ट्रा खर्च किए हैं। कहीं से तो भी वो बोरो किए हैं पैसे, बॉन्ड्स वगैरह या उससे, वो बात तो है। मतलब हम कर्जा लेकर हमें ज्यादातर देश चलाना पड़ता है, और फिर जो हमने ये ऊपर दिखाया 19% हम उसका इंटरेस्ट भर देते हैं फिर। फिर कर्जा लेकर जो कर्ज पे इंटरेस्ट जाता है उसके लिए भी कर्ज लेते हैं। नहीं, हम इतने बुरी हालत में नहीं है, हम श्रीलंका नहीं है, हमारे पास ठीक ठाक पैसा है, मतलब अच्छा, इतना बुरा नहीं है हमारा। ये पता नहीं किसमें सुना था मैंने यार, किस पे सुना था पता नहीं, ललन टॉप ये पे सुना था। पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान। नहीं, ललन टॉप वाले बता रहे थे। अच्छा, नहीं किसी के बारे में एग्जाम्पल बता रहे थे। हाँ, एग्जाम्पल के बारे में कह रहा हूँ, एग्जाम्पल किसका दे रहे थे याद नहीं आ रहा था मेरे को। पाकिस्तान वो बिल्कुल वैसे ही है कि कर्जा लिया, क्यों तो बोले कर्जे की एक हफ्ता देना है इंस्टॉलमेंट देनी है। कुल मिला के जो ये बजट है ये बिल्कुल मतलब, अब जो वो कहते हैं ना, क्या कहते हैं उसे, कबीर जी का वो दोहा है कि जाकी रही भावना जैसी वैसे सूरत देखी, ऐसा कुछ है वो, जो भी है पोस्ट तो मॉडर्निज्म मतलब की बात है। मिडिल क्लास के लिए कुछ नहीं है खास इसके अंदर। कभी नहीं ठीक है। दिया आज तक। हम मिडिल क्लास को तो हमेशा मिडिल फिंगर ही दिखाते हैं बजट लेकिन फिर पुअर लोगों के लिए क्या है, गरीब लोगों के लिए, किसानों के लिए इतना कुछ है नहीं खास इसमें भी। किसानों के लिए भी मुझे कुछ खास नजर नहीं आ रहा। एग्रीकल्चर के लिए आपने जो बताया उसका डायरेक्ट बेनिफिट कितना मिलेगा कुछ पता किसानों नहीं को है। नहीं है, किसानों को हाँ, नहीं है। नहीं है ना, क्योंकि वो तो रिसर्च वगैरह में जा रहा है, वो तो आपने अलग ही उधर ले गए आप। ठीक है। ये फायदा है आपके लिए बस। ये तो हाँ, एंजल टैक्स इन्होंने एबोलिश कर दिया, ये सबसे अच्छा हुआ है यार, ये बहुत ज्यादा झंझट होती थी। और पता नहीं मतलब शायद 30% था ये, शायद कुछ मेरे हिसाब से 30% था शायद, शायद मैं गलत हो सकता हूँ। उसको एबोलिश कर दिया नहीं, यार, बड़ी दिक्कत आती थी यार।
बड़ी दिक्कत आती थी। मतलब मेरे को नहीं, वो मतलब बाकी एंजल इन्वेस्टर को। मैं तो नहीं, नहीं, करूँगा यार, ये फ्यूचर में बात तो है, करूँगा। ये बात तो है। हुँ, देखिए, जैसे मैं अभी आपकी पॉडकास्ट में इन्वेस्ट करना चाहा 100 करोड़, सरकार हुँ, बोलेगी, "अरे! ये तो 100 करोड़ इन्वेस्ट कर रहा है, टैक्स दे दो।" तो हुँ, इन्वेस्टमेंट पे टैक्स लेने वाली ये पहली सरकार थी। तो अभी अभी क्या किया है, तो भई ठीक है, आपको जिसको जितना पैसा देना है दो, एज़ इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट पे नहीं छोड़ेंगे, या प्री टैक्स जो होता है रेवेन्यू, हुँ। उसको नहीं छोड़ेंगे। तो अभी आप ये देखिए, पर और पर एक और अच्छा चीज़ है है। ना यार, हुँ। अब तो क्लीन चेक दे देगा बंदा यार, अब तो आराम से चेक देगा भाई भर के, कोई टेंशन नहीं है। अब तो दबा के इन्वेस्टमेंट आएगी यार। जो फर्स्ट जो स्टार्टअप जो फंडिंग उठाते हैं यार शुरुआती दौर, मतलब शुरुआती स्टेज पे, उनको बहुत अच्छा होगा, उनके लिए बहुत सही रहेगा। हाँ, बाद में ये इसको मैं एकदम लेहमैन टर्म्स में एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ, इससे नहीं तो एकदम हम भी एकदम इकोनॉमिस्ट जैसे फटाफट झाड़ सकते हैं। लोगों को बाउंसर जाएगा सब। तो वही है, लेकिन हुँ। मोटा-मोटी बात ये है कि ये गलत किया। जैसे हाँ, शॉर्ट ये टर्म लॉन्ग गेन्स यानी जो आप ट्रेडिंग करते हो, अब हर्षद मेहता हुँ। होता तो वो इस पे आवाज़ ज़रूर उठाता। हुँ। तो 20% टैक्स इज़ नॉट जस्टिफाएबल। खैर, लेकिन यार सरकार ने कुछ हुँ। सोच के किया होगा। पहले 15% था, 20 है, 5% बढ़ा दिया इस पे। हाँ, और ओके, लॉन्ग टर्म लॉन्ग टर्म गेन्स यार पे गलत भी। किया है यार, लॉन्ग टर्म के साथ बहुत गलत किया इन्होंने यार, बहुत गलत किया। मतलब डेफिनेशन क्या है लॉन्ग टर्म की, कि भाई 1 साल से ज़्यादा अगर होल्डिंग है तो वो लॉन्ग टर्म गेम्स में ऐड हो जाएगा। इस पर वो जो काफ़ी सारे जो शेयर मार्केट्स है, कि अगर आप देखोगे तो मार्केट एक मार्केट नहीं होता है ना, उसमें भी सेक्शन होता है, जैसे बैंक निफ्टी होता है। जो स्टील वाले कंपनीज़ है उनका अलग, एनर्जी सेक्टर अलग। तो आप अगर उनको अलग-अलग बाँट दोगे और बजट को एनालाइज़ करना चाहोगे ऑन बेसिस ऑफ मार्केट सेंटिमेंट या मार्केट के पर्सपेक्टिव से, तो जिस क्षेत्र में गिरावट आई है अच्छी खासी, हुँ, कल के दिन हुँ, या आज के दिन, आप पाओगे कि वहाँ पर सरकार की नीतियाँ खराब थोड़ी-सी रही है। खराब रही। हाँ, मतलब वो पसंद नहीं आया ट्रेडर्स को, इन्वेस्टर्स को वो, हाँ। हाँ, मतलब जैसे मार्केट का जैसे सेंटीमेंट देखो बहुत इंपॉर्टेंट होता है यार। बजट जो है, अगर आपको उसको अच्छे तरीके से रिव्यू करना है ना भाई, पता लगाना है कैसा रहा है, तो मार्केट बता देता है। और मार्केट ना, ऐसा भी नहीं कहूँगा कि खराब रहा है, मार्केट न्यूट्रल्स नहीं बोलूँगा, नेगेटिव न्यूट्रल के बीच में कहीं है। मतलब पॉजिटिव तो बिल्कुल नहीं है, इतना तो मैंने देखा था। मार्केट का कल इतना गेन नहीं था। मार्केट ने उस तरीके से रिएक्ट नहीं किया है। आज हाँ, भी नीचे ही गिरा है, मतलब जैसे होता क्या हाँ। है ना, जैसे जब मार्केट ऊपर-नीचे होता है ना, तो बहुत बड़े प्लेयर इन्वॉल्व होते हैं। हम जैसे छोटे-मोटे लोगों से, जिन्होंने मतलब आप सपोज़ 1 करोड़ रुपए आपके मार्केट में लगे हुए सपोज़, हुँ, उससे इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जहाँ 100 करोड़ है, मार्जिन बहुत बड़ा है, तो उससे फ्लक्चुएशन आता है बड़े-बड़े शेयर्स में। तो जो बड़े-बड़े इन्वेस्टर होते हैं ना, उनके पास ऑफ कोर्स बहुत अच्छी टीम होती है एनालिसिस करने वाली। हुँ, तो वो बजट जैसे बोल रहे होते हैं, वो एनालाइज़ कर लेते हैं। वो पाते हैं कि भई चलो ब्लीडिंग होगी, लेकिन ठीक है, बेच देंगे। या फिर कई बार आप पाओगे कि जो मार्केट जब गिरता है, तो वो धीरे-धीरे बैलेंस में गिरता है। क्यों? क्योंकि जो बेचने वाला है, वो नहीं चाहेगा कि एक शेयर 100 पे बिका तो दूसरा 70 पे बिके और तीसरा 50 पे। तो वो इकट्ठा सब नहीं डाल देगा। वो धीरे-धीरे बेचेगा, रुकेगा, बेचेगा, रुकेगा। तो उसको हम नॉर्मल टर्म्स में कहते हैं कि ब्लीडिंग को स्टॉप करना, मिनिमम लॉस ये करवाना। तो वही है, बाकी ये हुँ। लिमिट जो है एग्ज़म्पशन की, फाइनेंशियल एसेट की, ये इससे तो कुछ ज़्यादा फ़र्क भी नहीं पड़ता है, क्या ही है। तो बजट में कुल मिला के यही है कि 1-1 लाख का जो होता है वो टैक्स स्लैब बढ़वा दिया बस, और हुँ। स्टैंडर्ड डिडक्शन दे दिया 75,000 का, 50 से 75। हाँ, तो यार ये ठीक है, सुपर रिच टैक्स ये की बात कर रहा था मैं, इस पे अमीर लोगों पे क्यों नहीं लगा सकते? लाइक क्या प्रॉब्लम हो जाएगी? बिलियनियर्स टैक्स, अभी यूएस का भी सोच रहा था, पता नहीं वहाँ पे मेरे को सुनने में खबर तो आ रही थी कि अमेरिका में हो रहा है ऐसा कुछ, कि जो अमीर लोग हैं बिलियनियर्स वगैरह, लगाओ यार, क्या दिक्कत है? मतलब आप बताओ, आपको क्या लगता है, लगाना चाहिए कि नहीं? इंडिया में पहले ही कम बिज़नेसमैन है बड़े-बड़े, उन पे भी टैक्स लगाओगे तो वो शिफ्ट हो जाएँगे कहीं और। यार क्या ऐसे थोड़ी ना कर चलता है यार। मतलब तुम मिडल क्लास और पुअर की लेते रहो, और रिच जो बंदा है उससे थोड़ा-सा निकालना बोले, तो भाई डर लगता है कि भैया भाग जाएँगे ये लोग, फिर गरीब हो जाएँगे नहीं, सारे। देखिए, बात ये होती है ना कि पावर में बने रहने के लिए आपको चाहिए लॉबी। लॉबी करने के लिए चाहिए फंड्स। फंड्स एक सिंपल आदमी नहीं देता है, फंड्स एक अमीर आदमी ही दे सकता है। सीधी-सी बात है, हुँ, अगर किसी से इलेक्शन में आप फंड लोगे, तो हुँ। आपको उसको कम्प्लाई करना पड़ेगा, नहीं तो अगली बार आप पावर में कैसे आओगे?
हाँ, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन यार तब भी हाँ। ऐसे तो फिर यूएस में क्यों नहीं कर सकते? यूएस में तो हो रहा है ये। नहीं, यूएस में मतलब प्लानिंग यूएस चल रही है ना। हाँ, यूएस इज अ $35 ट्रिलियन इकोनॉमी. वी आर 3 पॉइंट सम $4 ट्रिलियन इकोनॉमी. अच्छा, 2047 तक टारगेट है हमारा $30 ट्रिलियन बन का इकोनॉमी का। तो लग रहा है उस दिशा में है हमारे कदम। है। अगर हम आप अभी देखिए, अच्छा, बनेंगे नहीं बनेंगे वो अलग बात है. अभी की जो ग्रोथ है उस हिसाब से अगर हम देखेंगे प्रॉपर, तो हाँ, अगर हम कहीं किसी के साथ जंग में ना अटक जाए, या फिर कोई क्राइसिस ना आ जाए बड़ा सा, इकोनॉमिक क्राइसिस, ग्लोबल क्राइसिस, या फिर तीसरा कोई हमारे अंदर से सिविल वॉर ना हो जाए, तो ये कुछ पैरामीटर है. अगर वो नहीं रहे तो हम हो जाएंगे. नहीं स्मूथ तो सफर रहेगा नहीं जितना आपने बोला, क्योंकि 24-23 साल जो भी हैं, स्मूथ सफर कभी नहीं होता यार, ऊपर नीचे होता है ये। अच्छा, ये जो एक मैंने वर्ड सुना था, मुझको इसका जानना था इसके बारे में कि ये बिहार वाले थोड़े नाराज थे, जबकि उनको 26,000 करोड़ पता नहीं कितना रुपया मिला है, मतलब एलोकेट किया गया छब्बीस बहुत हजार अच्छा। करोड़ एक्स्ट्रा 26,000 करोड़ किस चीज के लिए मिला है? और शायद हाईवेज रोड्स. इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए मिला है। हाँ हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए मिला है शायद, एलोकेट किया गया है, वो हमारे इस डाटा में नहीं था। तो बिहार के जितने पॉलिटिशियंस थे उनको रिपोर्टर जब पूछ रहे थे भैया क्या हुआ, तो कह रहे बिहार को विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं देते? नहीं आप ये देंगे. बताओ, अब वही तो पूछना है मुझे। ये देखिए, उसके उसका रीजन है. अभी तक कितने को मिला हुआ है? ये जो ऊपर के हैं, जैसे कि हिमाचल हो गए, उत्तराखंड हो गए, इनको तो मिला हुआ है शायद, है ना? 11 नहीं नहीं, राज्यों को मिला हुआ है ना? देखिए, कितने को मिला हुआ है? नहीं, 11 राज्य नहीं है, नॉर्थ ईस्ट के जो राज्य है उनको मिला हुआ है. नहीं, नॉर्थ ईस्ट को हमें देना भी चाहिए, वो थोड़ा हमारा जो ठीक सेक्शन है, है. लेकिन बिहार की बात कर रहा हूँ, बिहार से क्या दिक्कत है इन्हें? अब बिहार से इन्हें दिक्कत कुछ नहीं है. अगर आप एक बार स्पेशल स्टेटस दे देते हो, तो उसके बाद आपको फिर कॉन्स्टेंटली फंड देते रहना पड़ेगा. मतलब आप समझिए इस बात को. जैसे स्पेशल कैटेगरी में हमें जम्मू कश्मीर, लद्दाख, नीचे इस साइड आते हैं तो, हिमाचल, हिमाचल हाँ, उत्तराखंड, आंध्रा भी है. आंध्रा को तो दे रखा है हाँ, लेकिन ऊपर की बात कर रहा हूँ ना, ऊपर तो ठीक है हाँ। तो मतलब देखिए, स्पेशल स्टेटस जो होता है ना, वो मतलब उनको 30% ऑफ सेंट्रल असिस्टेंस मिल जाता है. और स्पेशल अच्छा। असिस्टेंस के बहुत सारे फायदे होते हैं. तो जैसे आप ये कह सकते हो कि उनका मतलब, ये हमारे फिफ्थ फाइनेंस कमीशन में कुछ था इसका. एक सेकेंड, उसे एकदम एग्जैक्टली बात करें तो बेटर होता है. हम्म। तो इसमें, हाँ, ये देखिए, जैसे जो बेनिफिट होते हैं ना, जो हमारे फॉर्मूला है इसका, उसके हिसाब हम्म। से, तो उनके लोकेशन और बैकवर्डनेस के आधार पर उनको स्पेशल हाँ हाँ, कैटेगरी मिल जाती है. तो ठीक उसके है लिए ठीक है। कंडीशन दो है, स्पेशल बैकवर्ड होनी चाहिए और लोकेशन ऐसी होनी चाहिए कि यहाँ कुछ हो ही नहीं हाँ, सकता है. आसानी से चीजें नहीं पहुंच सकती वहां जैसे पे, सुविधाएं जैसे वगैरह, हाँ। सहारा डेजर्ट पकड़ लीजिए. हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अब अगर वो एक खुद का स्टेट होता सहारा डेजर्ट, तो वो स्पेशल कैटेगरी होता. हम्म। वहाँ क्या ही करेंगे, क्या कैक्टस की खेती करेंगे? तो वहां पर जो होता है, जो एक्सटर्नली एडेड प्रोजेक्ट्स होते हैं, उसमें ग्रांट देती है गवर्नमेंट. इरिगेशन जो है, उसके लिए एक्सेलरेटेड प्रोग्राम्स होते हैं, वो देती है. जो क्या कहते हैं उसे, किसी को कुछ रिवॉर्ड में इंसेंटिव्स देती है. ये इसमें एक और चीज जो है, मैं इस पे श्योर नहीं हूँ, लेकिन यूनाइटेड स्पेशल सेंट्रल असिस्टेंस होता है 100% ऑफ ऑल प्रोवाइडेड एज अ ग्रांट. तो इसका मतलब हम्म। ये होता है कुल मिला के, कि हम्म। आपके घर में अगर 10 लोग हैं, एक गरीब आदमी है, उसको आपने स्पेशल स्टेटस दे रखा है, तो उसको कोई कुछ सवाल नहीं पूछेगा. वो बोलेगा मुझे इसके लिए पैसा चाहिए, वो मिल जाएगा. ऑफ कोर्स उसमें लॉज होते हैं, ऐसे नहीं कि वो बोलेगा 10 करोड़ दो, तो माँ बाप किडनी बेच के देने लग गए, ऐसे नहीं होता है. हम्म। उसका प्रोसेस होता है. लेकिन हाँ, स्पेशल स्टेटस यानी उनको प्राधान्य दिया जाएगा पहले. हाँ, कि भाई हम पहले इधर देखेंगे, इनको देखेंगे. तो ये होता है. और ये और नेशनल डेवलपमेंट का, फिर आंध्र प्रदेश को क्यों दिया फिर? क्योंकि उनके पास पैसे नहीं है. क्या हो रहा है वहां पे? देखिए, आंध्र प्रदेश की समस्या ये हुई कि जब तेलंगाना उसमें से डिवाइड हुआ ना,
अब ऐसा स्टेट है बेचारा आंध्र प्रदेश जिसकी खुद की कैपिटल नहीं है, 3-3 कैपिटल है उनकी। अब वो चाह रहे हैं कि हमारी कैपिटल बन जाए, और उसके अलावा भी आंध्र प्रदेश का जो इकोनॉमिक ये था, बैठ गया था, तो उसको तो उन्होंने दे ही रखा था, तो अभी भी है उसके पास। तो आप पाओगे कि अभी आंध्र प्रदेश बहुत नायडू साहब है, वो अच्छा काम कर देंगे वहाँ पे, क्योंकि भाई सब फेवरेबल है उनको। और एक चीज आपने सुनी होगी, सेंटर ने जो मंथली डाटा दिखाते थे ना जीएसटी का कलेक्शन का, वो रोक दिया है। सुना है आपने ये? हाँ, जब मतलब जब क्या कह सकते हो उसे, जब घिरने वाले हो तो डेटा ही मत दो, ये इनकी अच्छी पॉलिसी है सरकार की। क्या पता कुछ और मंशा हो। शायद दिया ना हो कई स्टेट्स को। मतलब हमेशा आप पूछ पकड़ना चाहते हो सरकार की, और कुछ नहीं है। मतलब ये क्या कह सकते हैं, वो होते नहीं है ना कि आ, आन का ना बान का, अब मैं शब्द रिप्लेस कर रहा हूँ, लेकिन ज्ञान डॉट डॉट ब्रह्मांड का। तो ये जो है ना, ये हमारे जो जो गवर्नमेंट है ना, वो ऐसी बातें करती है कि बस विश्व गुरु, विश्वामित्र, धोती सही से पहन लो, फटी हुई है नहीं खरीद लो, ये बोलने का मन होता है मुझे। प्रैग्मेटिज्म की वैल्यू जीरो है, जीरो हमारे नेताओं में। आदर्शवाद तो बाप रे बाप, मतलब हम तो सबसे महान लोग हैं भाई, आदर्शवादी। घर में खाना हो ना हो उससे फर्क नहीं पड़ता। तो ये जो पॉलिसी है सरकार की, ये वो बदलेगी तो अच्छा होगा देश का, कम से कम। ये बताओ आपकी, हर साल 80 लाख जॉब हमें ना क्रिएट करनी पड़ेंगी, तब जाके ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी हमारी अनएम्प्लॉयमेंट की। क्या क्या प्रैक्टिकल तरीके आपको नजर आते हैं जिससे हम ये जॉब्स क्रिएट कर सकते हैं, या फिर कुछ ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करके दे सकते हैं कि भैया जॉब्स क्रिएट होने लग जाए? जैसे जो जॉब्स होते हैं ना, उसके क्रिएशन का एक ही सिंपल फंडामेंटल होता है, आप इंडस्ट्री लगाओ बस, प्रोड्यूस प्रोड्यूस प्रोड्यूस, बस। आप पाओगे, हम जो है, हमारी जो इकोनॉमी है, हम प्राइमरी सेक्टर से सीधा टर्शरी में कूद गए। रीजन, हमारे जो फिनोमेना थे आज़ादी के बाद के, वो तो आप पाओगे कि हमारे यहाँ हम प्राइमरी सेक्टर थे, जैसे एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी हो गई। उसके बाद आता है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन आता है। उसके बाद आता है कि आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो। हमने क्या किया, एलपीजी जैसे ही हम पे थोपी गई, हम टर्शरी में कूद गए। तो आप पाओगे सर्विस बेस्ड इकोनॉमी है हमारी, हम सर्विसेज ज़्यादा प्रोवाइड करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ जो है वो इंडियन है, ये कहना अच्छी बात है, उस पर प्राउड करना अच्छी बात है, शर्म इस बात पे आनी चाहिए कि वो यहाँ से गया क्यों, है ना। मतलब जो भी है अच्छी बात है, वो आगे जाए, हमारे लोग और आगे जाए। लेकिन बात यह है कि हम सर्विसेज पे अगर अपनी पूरी इकोनॉमी ये कर देंगे, फाउंडेशन सर्विसेज रखेंगे, तो हमारी चाबी किसी और के हाथ में होगी, क्योंकि सर्विसेज हम उसी को प्रोवाइड कर सकते हैं जिसका कोई प्रोडक्ट है और उसको उसमें चेंज चाहिए। तो हमें खुद का प्रोड्यूस करना पड़ेगा, तभी जाकर आप पाओगे कि हमारी जो एम्प्लॉयमेंट की समस्या है वो कंप्लीट होगी। क्योंकि अभी फिलहाल जो सर्विस सेक्टर है उसमें एआई के आने की वजह से सभी को दिक्कत है। तो जॉब स्किल्ड क्रिएट भी तो करने नहीं के है लिए यार, प्रोड्यूस। स्किल्ड बंदे भी तो नहीं है यार। आपको मैं कितने बंदे दिखा दूंगा जो कि ग्रेजुएशन करके बैठे हैं, लेकिन यार माथा खराब हो जाता है उनको ट्रेन करने में एम्प्लॉयर का। सर पॉपुलेशन ज़्यादा है बहुत, और बात तो सही है, स्किल्ड नहीं है, ये बात स्किल्ड सही नहीं है। है, ऊपर से यार देखो यार, एजुकेशन सिस्टम तो हमारा आपको पता ही है कितना फकअप हो रखा है, उसकी तो बात ही नहीं करी जा सकती कि वो हमें बस मार्क्स ओरिएंटेड वो ग्रोथ देता है कि ले भाई मार्क्स आ गए, तुमने बहुत कर लिया, बहुत उखाड़ लिया कुछ। आपने एनडीए की हालत देखी ही है, आपने देखा ही है कि किस तरीके से यूपीएससी एग्जाम के अंदर भी अभी सवाल निशान खड़े हो रहे हैं। जो एक आईएएस निकली, आपने पता है, पूजा नाम है उसका, पूजा कैसे दीदी। कैसे वो घुस गई। हाँ हाँ, पूजा दीदी। तो कितना कुछ खराब हो रहा है, उस बीच में यूथ को आप एम्प्लॉयमेंट देने के लिए। अभी पता है क्या है, मैं डिस्कवरी पे देख रहा था एक डॉक्यूमेंट्री नहीं बोलूंगा, पता नहीं कुछ आ रहा था, एक शो आ रहा था, बहुत पहले की बात है। बहुत सारे यूथ क्या कर रहे हैं, अब स्कैमर बन रहे हैं, जो स्कैम करते हैं मोबाइल हाँ। फोन पे, है ना। और वो पता है, उनसे उनसे जब उनका ब्लर कर रखा था मुंह, जब वहां पे पहुंचा था वो बंदा डिस्कवरी का, वो पूछ रहा था भाई करा क्या तूने, कह रहा था भैया पॉलिटेक्निक करके बैठे हैं हम। मगर
जॉब ही नहीं है। जॉब क्या है, जाता हूँ 10,000 रुपए महीना देते हैं, 10,000 रुपए में घर चलेगा आपको लगता है इस जमाने में? बाल बच्चे पाल पाओगे आप, स्कूल में पढ़ा पाओगे? नहीं हो पाता। क्या करूंगा, क्या करूं? अब पता, जब उस बंदे ने ये बात बोली ना भाई, मैंने कहा यार तू स्कैमर ही रह भाई। बुरा भाई, बुरा लगेगा लोगों को सुन के कि यार मैं गलत कह रहा हूं, पर भाई अगर तू स्कैम से घर चला पा रहा, चला भाई, क्योंकि यहाँ पे उम्मीद नहीं है तेरे लिए, क्योंकि तू पॉलिटिक्स नहीं कर ली, उसकी पहली वैल्यू नहीं है। पहली बात तो यहाँ पे बहुत सैचुरेटेड हो रखा है, वहां पे 10 11 12 13 यही मिलती है स्टार्टिंग सैलरी। फिर तू सोच रहा है कि भाई तू कुछ और स्किल सीख ले, उसकी वैसे तेरी एजुकेशन सिस्टम हो ही नहीं है, वो एजुकेशन तेरी हो ही नहीं कि तेरा बेस उतना स्ट्रांग हो कि तू कुछ और सीख ले, कि मैं तेरे को बैठा के अब नई 3 4 6 महीने के लिए एआई के कुछ बता दूं, कोडिंग सिखा दूं। उतनी तेरी फाउंडेशन ही स्ट्रांग नहीं है। फाउंडेशन भी तो स्ट्रांग होनी चाहिए कि आप उसके बाद अगर मान लो आप गलत लाइन में चूज भी कर लिया आपने, तो आप दूसरी लाइन में स्विच भी मार पाओ। अभी हम लोग हैं, मान लो अभी हमारा, जैसे मान लो हमारा मेरा बिजनेस जो है म्यूजिक प्रोडक्शन का, मेरे को आता है म्यूजिक बनाना, मैं कमा रहा हूँ उससे। दूसरा अपना मेरा पॉडकास्ट चल रहा है। तीसरी चीज, मैं आराम से वीडियो एडिटिंग और थंबनेल वगैरह जो है सीख कर फ्रीलांसिंग कर सकता हूँ, आराम से। क्योंकि भाई उसके लिए मेरे लिए फाउंडेशन तैयार हो रखी है कि मैं बहुत कुछ करता आ रहा हूँ। चौथी चीज में घुस सकता हूँ, सीखना आ गया है, वो है ही नहीं किसी में यार। तो ना बहुत है ना, बेस नीचे जाकर रूट लेवल पे जाके आपको चीजें फिक्स करनी पड़ेगी। आप ये नहीं कह सकते कि इंडस्ट्री सेटअप कर दो और एम्प्लॉयमेंट की जो आपकी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी, ये नहीं होने वाला है। उसमें समस्या पता है क्या है? हम्म एम्प्लॉयमेंट चाहिए तो कैसी चाहिए? एम्प्लॉयबिलिटी किस व्यक्ति में कितनी है, वो एक फैक्टर होता है कि कोई भी व्यक्ति काम कैसे कर रहा है। सी, अब जैसे इक्वल पे की जब बात आती है, आपने भी देखा होगा कि हम्म इक्वल पे होना चाहिए वगैरह वगैरह। हम्म हम्म अच्छी बात है, लिबरल होना चाहिए, उस आइडियल होने की तरफ कदम बढ़ाने चाहिए, लेकिन हकीकत यह है कि यू गेट पेड फॉर द वैल्यू यू क्रिएट। या एकदम सिंपल सा, उसमें कोई है ही नहीं ना। आप उतना ही कमाओगे जितना आप वैल्यू क्रिएट कर पा रहे हो। अब एक ब्रिलियंट आदमी भी हो सकता है जो ऐसी जगह पर है जहाँ कम वैल्यू क्रिएट होती हो, तो वो ये ना कहे कि मैं ब्रिलियंट हूँ लेकिन मुझे कम पैसा मिल रहा है। नहीं नहीं, आपका जो डोमेन है उसमें उतनी वैल्यू आप क्रिएट कर पा रहे हो, इसीलिए उतना ही मिल रहा है, स्टैंडर्ड्स जो है उसकी। तो इसके लिए मैंने एक प्रॉपर 1000 पन्ने का ड्राफ्ट बनाया। मैंने अपने 2 साल खपा दिए। मैंने हम्म इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री बेस हर एक इंडस्ट्री का एनालिसिस किया, हर एक इंडस्ट्री, हर एक मतलब जो टेक्नोलॉजी में रिलेटेड है, बाकी ऐसे तो सारी नहीं, कंप्यूटर, एआई, क्लाइमेट। फिर ये पाया कि अब तक इनका इवोल्यूशन कैसे हुआ, तो हम ताकि एक हम्म डेटा ले सके कि आगे कैसे हो सकता है दुनिया में। फिर ये देखा कि इंडिया में कैसे हुआ, फिर हमारे एशिया में कैसे हुआ, फिर दुनिया में कैसे हुआ। तो एक 1000 पन्ने का प्रॉपर ड्राफ्ट इसलिए बनाया ताकि बच्चों को ये पता चल सके कि आगे आने वाला फ्यूचर किस डोमेन्स का है, और उसमें अगर आपको ये पता चल जाए कि आगे क्या आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, तो आप उसके बारे में शुरू से सीख करके एक प्लेटफॉर्म ऑलरेडी बना सकते हो, जिस पे अगर वो आ भी जाए वो टेक्नोलॉजी, वो हमने ईजाद की हो ना की हो वो अलग बात है, तो भी उसके लिए हम सर्विसेज प्रोवाइड कर देंगे। तो जो हमारा करंट मॉडल है इकोनॉमी का, वो हम्म कंटिन्यू रहेगा। तो स्टेटस को हम्म शुड बी मेंटेन्ड हम्म इन एनी फेनोमेनन। अ ब्यूरोक्रेट का जो हम्म काम होता है वो होता है स्टेटस को शुड बी मेंटेन। उसके बाद अगर कुछ पॉजिटिव आता है तो इट इज अ बोनस। तो इसी के लिए मैं आपको शेयर कर दूंगा, हम चाहिए तो उसके लिए एक प्रॉपर पॉडकास्ट कर देंगे कि जॉब ऐसे नहीं होता है कि मैंने बीटेक किया तो मुझे जॉब मिल जाएगी, ऐसे एमबीए किया जॉब मिल जाएगी, नहीं मिलती भैया। आपने इंडस्ट्री को जो जरूरत थी क्या वो किया? हम्म अगर किया तो क्या आप उसको सही से दर्शा पा रहे हो? देखिए, एक होता है ना कि ऐसा नहीं लगना चाहिए कि काम हो गया, काम हो गया ये दिखना भी चाहिए। तो जस्टिस के टर्म्स में इसे यूज करते हैं कि जस्टिस शुड नॉट ओनली बी डन बट इट ऑल्सो शुड बी सीम टू बी डन। तो उसी तरीके इसी परसेप्शन का इस्तेमाल करते हुए या मैंने एक ये बनाया मॉडल कि आप आगे क्या हम्म फ्यूचर है। अच्छा, इसमें मेरे पास जो इसकी जो बिब्लियोग्राफी है या जो रेफरेंसेस है वो कौन कौन से है, तो व्हाइट हाउस का एक प्रॉपर थिंक टैंक है इसका, तो ओके क्रिटिकल इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज है, हम्म क्रिटिकली डिस्ट्रक्टिव टेक्नोलॉजीज है, हम्म मिलिट्री की टेक्नोलॉजीज अलग होती है। तो आप मुझे सेक्टर बताएं, मैं उसके हिसाब से आपको सारे जो भी जॉब्स आगे आ सकते हैं वो बता दूंगा, या अभी क्या क्या रिलेवेंट है वो बता दूंगा। उससे क्या होगा
कि अभी जो हमारे बच्चे, जो इंडियन बच्चे हैं, जब वो कोई चीज़ पीक पे होती है तो उसके पीछे भागते हैं। लेकिन वो समझते नहीं है कि वो जब पीक पे है तो वो गिरने वाली है। पीक का मतलब ही वही होता है। तो वो जब नीचे गिरने वाली होती है तो इसके पीछे बहुत ज़्यादा संख्या में भागोगे, तो फिर यहाँ जाके पता चलेगा कि भैया, जैसे कोडिंग के साथ हुआ, कोडिंग के हाँ, साथ हुआ बिल्कुल। था। जब मैं मेरे दोस्तों को फर्स्ट ईयर में बोलता था कि भाई कोडिंग करो, तो वो मुझ पे हँसते थे। सही में, हुँ, मैकेनिकल वाले हुँ। जो दोस्त थे। अब बाद में 3 साल बाद, 4 साल बाद फ़ोन करके बोलते हैं, "यार तेरी बात सुन लेनी चाहिए थी", वगैरह-वगैरह। ऐसे कई सारी चीज़ों में होता है। तो अब देखिए, वो हम अच्छा, ईगोइस्टिक हो अच्छा, सकते अच्छा, हैं कि देखो, अच्छा बोलो ये जी। बताओ, अच्छा आपने बहुत पहले बोला था कोडिंग के लिए, अब बताओ आप अगले 5 साल में किस चीज़ की डिमांड ज़्यादा होने वाली है? किस स्किल की डिमांड ज़्यादा होने क्लाइमेट वाली है? क्लाइमेट टेक्नोलॉजी नंबर 1। सेकंड, आप किसके लिए पूछ हुँ, रहे हो? इंडियंस के लिए ना? तो इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ हुँ, इंडिया, आप अगर पाओगे कि हमारे सोसाइटी की नीड क्या है। अब सोसाइटी की नीड एक नहीं होती है। हमारे यहाँ स्टेट्स है अलग-अलग। जैसे आप महाराष्ट्र में जाओगे, तो उसमें भी सेक्शंस है, विदर्भ में। उनकी नीड क्या है? इरिगेशन। तो क्या सरकार ने इस बजट में इरिगेशन के लिए प्रोजेक्ट लाया है? हाँ, लाया है। तो आप कोशिश ये करो कि इरिगेशन से रिलेटेड बिज़नेस, जो मैंने ये 8 पैरामीटर बनाए, उसके हिसाब से पॉलिसी बना करके एक प्रपोज़ल भेज दो कि भई इरिगेशन में मैं ये इनोवेशन करने की कोशिश करूँगा, विदर्भ में। इससे क्या होता है कि आप एक ठोस, जब कुछ लेकर चलते हो ना, तो आपको दरवाज़े ओपन हो जाते हैं अच्छे खासे। तो जब भी आपको कुछ भी करना हो, तो आपको कुछ नहीं करना है। सामने वाले को क्या चाहिए, किस तरीके से चाहिए, ये भाँप लेना है और उसको वो प्रोवाइड कर देना है। अपना उसमें ज़्यादा ये नहीं लगाना है कि मुझे जो पसंद आएगा वही सबको पसंद आएगा, ज़रूरी तो नहीं है। तो ये एक मॉडल हो गया कि आप, तो इसके लिए एक एक प्रॉपर, मैं आपको एक डॉक्यूमेंट दिखा देता हूँ। इसमें मेरे पास फ़ायदा ये है कि मेरे सारे जो ये है रेफरेंसेस, वो सारे एकदम क्रेडिबल है। क्रेडिबल मतलब प्रॉपर, जो इकोनॉमिस्ट टॉप पे है, सुपर पावर है, हुँ, उनका डेटा। हुँ, हाँ, ये देखिए, ये जो है हुँ, ना, क्रिटिकल इमर्जिंग टेक है। ये तो एक सेक्शन है हाँ, हुँ, सिर्फ। अब हम ये देखेंगे कि आपको अगर जॉब चाहिए तो कोई भी जो कंपनीज़ है बड़ी-बड़ी, बड़ी-बड़ी यानी कि बड़ी जायंट्स जैसे ब्लैक रॉक, वैनगार्ड, आप अगर ये आइडेंटिफ़ाई कर सकें कि वो कहाँ पैसे इन्वेस्ट कर रही है, तो इससे आपको एक अंदाज़ा आ जाता है कि अगले 30 साल तक क्या रिलेवेंट रहेगा। 30 साल? अब कोई कंपनी इन्वेस्टमेंट करेगी तो लॉन्ग टर्म ही हाँ, करेगी हाँ, ना। पर 30 साल कुछ ज़्यादा नहीं हो गया? लाइक 15 साल, 20 साल ठीक है, पर 30 साल कुछ ज़्यादा नहीं है? ना, 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 ट्रेंड बदलना अलग होता है, ट्रेंड का कंप्लीट होना अलग होता है। ओके। किसी भी प्रोजेक्ट का स्टार्ट होना उसके ट्रेंड पे डिपेंड करता है कि क्या ट्रेंड चल रहा है। प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाएगा, प्रोजेक्ट की फाइनल डिलीवरी और डिलीवरी के बाद में उसका मेंटेनेंस भी तो होता है ना। जैसे ईवी हो रही है अभी, ईवी इंडिया में। हुँ, बिल्कुल। हुँ, तो मतलब मेन मुद्दा ये है कि जो बड़े-बड़े कॉर्पोरेट्स हैं, जायंट्स, वो हुँ, कहाँ इन्वेस्ट हुँ, कर रहे हैं। हुँ, अब इससे क्या होगा, आपको डेटा मिल गया है प्रिलिमिनरी कि हुँ, हुँ, कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं, मतलब इस चीज़ का स्कोप है ना यार, सीधी-सी बात है। वो उनके पास तो बड़ी-बड़ी टीम्स है। तो वो जहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं उसका डेटा लेकर के आप ये पाओगे कि इस फील्ड में अगले इतने-इतने साल तक स्कोप अच्छा है। तो आप हुँ, क्यों उस फील्ड में ना जाएँ? बजाए कि अपने मन से कुछ सोच लिया है कि एचआर ऐसे सवाल पूछेगा और मैं ऐसे जवाब दूँगा, या आपने मन से सोच लिया है कि मुझे पाइथन आती है, सी प्लस प्लस इतना इंडस्ट्री में नहीं चलता है। ऐसे मन से सोच के थोड़ी चलते हैं। तो आप कोई भी 10 कंपनी जो आपको पसंद है वो उसकी लिस्ट बनाएँ, उसकी हुँ, वेबसाइट पर जाएँ, जॉब रोल को हाथ से पेन पेपर पर लिखे कि क्या-क्या जॉब रोल इनके यहाँ है। उसमें दिया होता है कि हमें क्या-क्या नीड है। अलग-अलग कंपनीज़ की 10, जो भी आप चाहते हो, उनके जो रोल होते हैं, उनकी नीड्स लिख लें। आपको जो पसंद है, वो सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करते समय मोस्टली ऐसी नीश सिलेक्ट करें, जिसमें कि जा आप अगर एक ही बार पढ़ोगे, तो उससे आप 10 नहीं, सिर्फ़ 100 कंपनी में अप्लाई कर सकते हो। ऐसी नीश हुँ, सिलेक्ट करने के बाद पढ़ाई करिए, प्रोजेक्ट्स बनाइए और अप्लाई करिए। होगा नहीं होगा वो अलग बात है। अपने साइड से तो कुछ होना चाहिए ना। मतलब मैं ये मानता हूँ कि किसी का रोना-धोना मुझे आता नहीं है। अगर कुछ करना है तो मैं क्या कर सकता हूँ, उतना मैं करके वहाँ पहुँच जाऊँगा। वो बात अलग है, काम होता है, नहीं होता है, सामने वाले पे डिपेंड। मेरे साइड से मैं ऑल डन। हुँ, तो अब ये जो डॉक्यूमेंट है, इसमें आप देखोगे कि ये जो कमिटी है, ये प्रॉपर व्हाइट हाउस की रिपोर्ट है। इनका
प्रेसिडेंट का, ये इनका थिंक टैंक है। तो ये जो है ना, ये रिसर्च करते रहते हैं अपनी-अपनी। अब भाई सबसे ज़्यादा साइंस और टेक में अमेरिका ज़्यादा आगे है। तो आप पाओगे इसमें ये सारे इनके डिपार्टमेंट्स ने जो है इनकी पॉलिसीज़ जो है, वो यहाँ दिख जाएगी। तो अब देखिए, किसी भी सुपर पावर को सुपर पावर बने रहने के लिए जो टेक्नोलॉजी है और मनी फ्लो है और इन्फॉर्मेशन है, हुँ, उस पे हुँ, एक्सेस चाहिए। ठीक है। यूएस अगर किसी चीज़ में पैसा डालेगा, तो इसका मतलब ये है कि वो उसके फ़ायदे के लिए डालेगा। तो वो डॉलर्स वहाँ इन्वेस्ट करेगा। तो रुपीज़ जहाँ मिल रहे हैं, वहाँ काम करना और डॉलर्स जहाँ मिल रहे हैं, वहाँ काम करना। तो मैं तो डॉलर्स कमाना पसंद करूँगा भैया। तो हुँ, ये रही वो लिस्ट। तो अभी आने वाले इसमें क्या-क्या ये है स्कोप है। ये देखिए एडवांस कंप्यूटिंग, इंजीनियरिंग मटेरियल जो है एडवांस। ये इंजीनियरिंग मटेरियल्स मतलब वो है जैसे आपने देखा होगा 3D प्रिंटेड टेक्नोलॉजी बहुत बूम कर रही है। हुँ, 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 तो किस कंपोजिट फाइबर से बनाएँगे? अब आजकल घर बनते हैं 3D प्रिंटर से, वो अच्छे हैं। मतलब मैं तो अपना घर वैसे ही बनाऊँगा, क्योंकि सस्ते में बनता है 1/5 कॉस्ट में और काफ़ी अच्छा होता है। तो वो मटेरियल्स जो स्टील जैसे ही हो लेकिन उससे कम लागत में बन जाए या कम पॉल्यूशन करे, तो ये इस सेक्शन में आ जाता है। हुँ, गैस टरबाइन्स एंड इंजन टेक्नोलॉजीज़, अब ये क्यों ज़रूरी है? तो भैया टरबाइन्स तो क्यों ज़रूरी है, ये तो हमें पूछना भी नहीं चाहिए, हमारी इलेक्ट्रिसिटी टरबाइन घूमने से आ रही है। इंजन टेक्नोलॉजीज़ क्यों ज़रूरी है? भई इंजन जो जेट होता है, कोई भी ट्रेन इंजन, तो इसमें हम एडवांस कैसे इसमें एडवांस का सेंस ये है कि क्लाइमेट के साथ हाँ, मतलब हुँ, एडवांस मतलब ये नहीं कि और एमिशन कर रहे हो ये। उसके बाद एडवांस एंड नेटवर्क सेंसिंग एंड सिग्नेचर मैनेजमेंट, इसका मतलब क्या है? जो सेंसर्स होते हैं, हुँ, किसी भी डेटा को कैच करने के लिए अच्छा सेंसर हो तो डेटा की जो क्वालिटी होती है वो एनहांस मिलती है, जिससे आपके डिसीजन मेकिंग में अच्छा हो सके। एग्ज़ाम्पल, पर्सनल एग्ज़ाम्पल, अगर मेरी आँखों में धूल चली गई हो और सामने से मुझे कोई मुक्का मारने वाला हो, तो मेरे सेंसर में फ़िलहाल इश्यू है, आई सेंसर में। मैं मुक्का खा लूँगा, मुझे नहीं दिखेगा। लेकिन वही अभी मेरी आँखें क्लीन है, कोई मुक्का मारा है तो मैं कम से कम मुँह तो होऊँगा। अब मैं फ वो अलग बात है कि मैं फाइटर हूँ तो मैं उसको पंच रोक के वापस एक मार दूँगा। वो लेकिन आपका सेंसर अच्छा होना चाहिए डिसीज़न लेने के लिए। सेल्फ ड्राइविंग कार्स के अंदर अच्छा रहेगा फिर, है ना? सेल्फ ड्राइविंग कार्स में जो सेंसर्स ल चाहिए होते हैं इतने सारे, रीड करने के हाँ, लिए हाँ। डाटा या कुछ और होता है? और भी नेटवर्क वाले जो सेंसर्स होते हैं काफ़ी सारे होते हैं, मिलिट्री सेंसर्स होते हैं। कॉन्फिडेंशियल डेटा होता है उनमें बहुत। ये मैन्युफैक्चरिंग तो 3D प्रिंटिंग हो गया। तो ये तो एक मैंने ओवरऑल दिखाया स्पेस टेक्नोलॉजीज़ एंड सिस्टम, क्वांटम इन्फॉर्मेशन एंड एनेबलिंग हुँ, टेक। ये इसमें इसका एडवांस ये है, सॉरी डिटेल्ड ये है। जैसे जो गवर्नमेंट है वो अपना वन लाइन बात करती है, वन वर्ड, लेकिन उसमें बहुत सारा छुपा होता है। तो एडवांस कंप्यूटिंग में इन्होंने दे रखा है, सुपर कंप्यूटिंग, जिसमें एआई ऐड हो। इसका मतलब क्या है? आप पाओगे अगले 20-25 साल में सुपर कंप्यूटर भी आ जाएँगे जिसमें एआई एडेड रहेगा, ऐसा एम है। इंजीनियरिंग मटेरियल्स में क्या है? डिज़ाइन एंड मटेरियल जेनोमिक्स। बाय द वे आप बायोटेक में भी आजकल अच्छा स्कोप है हमें। जैसे इंसान अभी 400 साल खुद को ज़िंदा रख सकता है। अब हाँ, उसमें बहुत हुँ। हाँ, वो मेरा जो डोमेन है, शादी उसमें डॉट मैंने कॉम कर रखा है। जो जो शादी जीवन साथी है पता नहीं किसका शादी डॉट कॉम का जो वो है फाउंडर है, अनुपम मित्तल नाम है, क्या नाम है उसका? मित्तल साहब। अनुपम मित्तल। हाँ, उसने पॉडकास्ट में बताया था राज शर्मानी के कि भैया ये जो लोग है ना यूथ माँगेंगे अपनी, 20 साल बाद लोग अपनी यूथ माँगने के पैसे देंगे आपको कि मैं पैसे दे रहा हूँ मेरे को जवान कर। तो बहुत बड़ा मार्केट है ये, बहुत बड़ा। आपके आपके आप जब बूढ़े होते हो तो आपका टेस्टोस्टेरोन कम होता है, इसलिए फैट आ जाता है और आपका यूथनेस जो है, उसके लिए जो बॉडी में ट्रांसमीटर या न्यूट्रिशन चाहिए, उसको अगर आप प्रॉपर्ली मैनेज करके रखो तो आप पाओगे कि जो डॉक्टर्स 80 के होते हैं फिर भी यंग होते हैं। तो एक देखिए बायोलॉजी से हम खेल सकते हैं। तो आप पाओगे कि हम बहुत लकी लोग हैं, हम ज़्यादा जिएँगे, हेल्दी, बशर्ते पैसा अच्छा कमा लेना कंटेंट से। हुँ। उसके बाद नहीं, नहीं वो सुपर चैट से कमा लेंगे भाई, कोई दिक्कत नहीं है। अरे अभी तो अच्छे सुपर खासे चैट से सब्सक्राइबर कमाएँगे। बढ़वाइए, इलेक्शन में दीवार खड़ा पे। रह जाना। तो ये मतलब ये डॉक्यूमेंट मैं आपको भी भेज दूँगा। जैसे देखिए मशीन लर्निंग ये सब, अब ये मैं क्यों दिखा रहा हूँ? नो क्योंकि हुँ, इस डोमेन से रिलेटेड कंपनीज़ में आप पाओगे कि अगर यहाँ कोई गवर्नमेंट इन्वेस्ट करेगी या ये चाहती है, तो ऐसी कंपनीज़ अपने आप बढ़ेगी। तो आप या तो अपनी कंपनी खोल लो या तो फिर जो इस एरिया में काम करती है, एम्प्लॉयर उन बन जाओ कंपनी का इसके। डे हाँ।
हाँ, उसके एम्प्लॉय बनने के लिए एम्प्लॉयबिलिटी का जो फैक्टर है कि वो कंपनी क्या चाहती है, वो है ना, वो शायद कि ये मैंने कहीं सुना था कि मुझे क्या भाता है, नहीं बाजार क्या चाहता है, मुझे क्या आता है और मुझे क्या भाता है, इसका कॉम्बिनेशन। तो यही सारी चीजें हैं ऐसे। तो हम इस पे एक पॉडकास्ट कर देंगे प्रॉपर, इसको ऑर्गेनाइज तरीके से। अभी हो सकता है मैंने थोड़ा इसे बेसिक बेसिक बताया, पूरा प्रॉपर स्ट्रक्चर में। तो ये सब्सक्राइबर है। की नीड को भी समझना पड़ेगा ना। नहीं, यूट्यूब हम लोग देखो, जैसे हम लोग यूट्यूब चलाते हैं, ठीक है, तो हमें भी जो ऑडियंस होती है उसकी नीड को समझना होता है कि उसको क्या चाहिए। अभी मेरी यूथ देखती है तो यूथ को एम्प्लॉयमेंट चाहिए भाई, तो हम एम्प्लॉयमेंट के ऊपर बात करेंगे। तो ये ना हर जगह अप्लाई होता है, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ एक किसी रियल वर्ल्ड में अप्लाई हो रहा है, ये वर्चुअल, यहाँ इस वर्चुअल वर्ल्ड में भी अप्लाई होता है, ये सोशल मीडिया पे भी अप्लाई होता है ये सब कुछ। जैसे मुझे एक चीज अच्छी लगती है कि मैं अगर कोई बात करूंगा तो ऑब्जेक्टिव होगी, उसको आप कहीं पे भी अप्लाई कर लो, वो काम करेगी। ऐसी बातें करना मुझे ज्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि वो मतलब हवा में बात तो कोई भी कर ही सकते हैं, मतलब हर जैसे मैं कोई। करता हूँ। नहीं 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 नहीं, आप अच्छी बात करते हो। तो जैसे मैं ये चाहता हूँ, जैसे आपने कहा कि जो यूथ है उसको कुछ ना कुछ मिलेगा, तो हम भी यही कहेंगे कि हमारी वजह से सामने वाले को फायदा हो, अगर वो हमें देख रहा है तो। मतलब क्यों हम उसको फालतू, मतलब बर्बाद करने होने के उसके पास और तरीके हैं, वो अरे खोज देगा। यार, पिछले पॉडकास्ट के लिए आपको 10 करोड़ दिए थे, इसके लिए 10 करोड़ दिए थे, तो 20 करोड़ रुपए कहीं तो वसूलूंगा ना मैं। तो आपसे तो ये सारी चीजें डाटा दिखाकर ही बात करवाऊंगा, टेंशन मत लो। तो ना कोशिश करो कि अर्पित भाई को आप पटा लो, और अर्पित भाई, और हो सके तो मैं देखूंगा एक बंदा और जोड़ सकूं तो, शेखर भाई को, नहीं तो या फिर किसी को पूछूंगा। हाँ हाँ, शेखर और भाई। उसके बाद, हाँ, उसके बाद थोड़ा पॉलिटिकल डिस्कशन करते हैं, ठीक है, और सर मजे देखिए, करेंगे उसके पॉलिटिकल ऊपर। में पॉलिटिकल डिस्कशन मैंने कभी किया नहीं। मैं मेरी पार्टी की साइड जरूर लूंगा। आप लेना, मैं तो यार ऐसा होस्ट होस्ट बात करूंगा, क्योंकि मैं किसी की साइड ले नहीं सकता, ये मेरा धर्म नहीं है। मैं पहले समझना चाहूंगा दोनों साइड्स को, फिर देखेंगे। बढ़िया। तो रियल लाइफ में भी मैं हूं नहीं यार, रियल लाइफ में भी मैंने किसी एक साइड की तरफ इंक्लाइंड जरूर हूं, लेकिन पिक नहीं कर रखी साइड। अभी मैं सोचता हूँ, मैं अभी बहुत छोटा हूँ उस चीज के लिए, उम्र वाइज भी और विजडम के वाइज भी, तो नहीं, मुझे अभी कभी समझना है कभी बहुत मत कुछ। लेना, कभी कभी कोई साइड मत लेना, पता है क्यों? क्योंकि हमारे जैसे आप एच जय शंकर साहब है हमारे फॉरेन मिनिस्टर, उनका नाम जानता इसलिए हूँ। ले रहा हूँ क्योंकि उन्हीं से मैंने फॉरेन पॉलिसी हमारी देखी कि इशू बेस्ड अप्रोच होना चाहिए। जैसे जीवन के पहलू है कई सारे, अब कोई व्यक्ति ने कोई बयान दिया, तो हमें ये देखना चाहिए कि उस व्यक्ति का वो बयान उस सवाल के कॉन्टेक्स्ट में था, नंबर वन। दूसरा, उसकी इंफॉर्मेशन तब कितनी थी, उसका कहना क्या चाह रहा था, उसकी उसकी बॉडी लैंग्वेज क्या थी, बोलते समय टोन क्या थी। तो किसी व्यक्ति के एक बयान पर वो पूरा अच्छा या पूरा खराब नहीं हो जाता। हाँ, आप ये कह सकते हो कि इस इशू में इस व्यक्ति का ये बयान मुझे अच्छा नहीं लगा, इतना आप कह सकते हो। ये नहीं कह हम्म। सकते कि अरे वो तो ऐसे सोचता है, तो वो तो गलत है। जैसे फिलहाल ये चल रहा है कि नास्तिक आस्तिक चल रहा है आजकल बहुत ज्यादा। कौन है नास्तिक, कौन है? पता नहीं, कोई होगा, मैं तो भैया हाँ हाँ, अपन कुछ नहीं है, अपन सब अपन कुछ है अपन। एग्नोस्टिक भी नहीं है, अपन एग्नोस्टिक भी नहीं नहीं, है। मैं सोचता हूँ कि क्यों खुद को ऐसे छोटे से, मतलब आप इतने अच्छे बॉक्स इंसान में हो, फिट कुछ करना, भी कर हाँ सकते हो, हाँ। हाँ पिंजरे हाँ, में होमो मतलब। सैपियन है। हम बस होमो सैपियन है, हम पे और कोई टैग हाँ मत डालो यार। हाँ, हम पे नाम, जात, प्रेम, ये सब कम्युनिटी, कास्ट, ये मत डालो, हम होमो हाँ, सैपियन है। बिल्कुल चलो ठीक है। सिंपल तो एकदम। हाँ, वही कह रहे थे ना कि किसी इंसान के बयान को समझने के लिए आपको बहुत सारी हिस्ट्री टटोलनी पड़ेगी। उस इंसान की बनावट, उस इंसान की पढ़ाई, उस इंसान कहाँ से आ रहा है, किस कॉन्टेक्स्ट से आ रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये इंडिया में कह रहा हूँ क्या, सोशल मीडिया पे किसी के पास इतना वक्त नहीं होता कि वो एनालाइज कर पाए इंसान ने कहाँ से, बिना जजमेंट, क्योंकि हमें जजमेंट पे तुरंत आना है ना, क्योंकि ओपिनियन बनाना है। फिर गॉसिप्स में बात भी तो करनी है, मतलब गॉसिप्स के लिए कुछ मुद्दा तो चाहिए ना। जब गॉसिप्स होती हैं, आप देखते हो कमेंट सेक्शन के अंदर कितनी बढ़िया, ये गंदा है। अभी अभी आप बजट के ऊपर हमने कभी देखा पॉडकास्ट किया ना, कमेंट सेक्शन में देखना कितने लोग आएंगे जो बकेंगे, उधर पार्टी से भी आएंगे, इधर से भी आएंगे, देखना आप। तो ओपिनियन कैसे बनाते हो वो, बस उनको कुछ गर्मा गर्म चाहिए, और उसके बाद उसको भजिया बना के तलना है, और कोई मतलब नहीं। जैसे हम लोगों ने कितना डिस्कशन किया, हम लोगों ने देखा भैया ये आपने समझने की कोशिश करी कि यार ये अच्छा होगा बुरा होगा, आपने दोनों चीजें दिखाई, दोनों साइड दिखाई, अच्छा बुरा। यहाँ पे नहीं है, इंटरनेट पे मोस्टली लोगों को चैन जब मिलता है जब वो एक साइड पिक कर लेते हैं, फिर उसको डिफेंड करते हैं जिंदगी भर, वो इवॉल्व भी नहीं होते कि वो इस साइड आए।
किसी भी ह्यूमन बिहेवियर के पीछे एक बहुत बड़ा मैकेनिज्म होता है। अगर वो कहते हैं ना कि दूसरे के जूते में अपने पाँव डालो समझ जाओगे, ये वही होता है। तो मेरे पास मतलब चप्पल है हमें वैसे। हाँ, हाँ। किसी के भी ज़िंदगी में उसके बॉडी में खुद को डाल के देखो। मतलब हाँ, आप देखोगे आपके जो डिसीजन होते हैं ना, आपको हर व्यक्ति जो होता है वो दिमाग से ही डिसीजन लेता है। अगर इन्फॉर्मेशन का अभाव हो, तो वो क्या करे? तो आप पाओगे कि जो फैक्टर्स होते हैं, वो फैक्टर्स का प्रोपोर्शन होता है। ऐसे नहीं होता है कि ये सिर्फ़ एक ही एस्पेक्ट हाँ, लेकर के हम डिसीजन हाँ, हाँ। प्रोपोर्शनलिज़्म काम करता है हाँ, किसी डिसीजन रेशो की नहीं वजह होता, से। फिक्स्ड रेशो नहीं है कि ये 20% यहाँ से आ रहा है, 20% यहाँ से आ रहा है, वो बहुत ही अलग और अलग-अलग स्पेक्ट्रम में होता है, कोई किसी का है वो और वो भी अलग-अलग एनवायरनमेंट के हिसाब से। हाँ, तो ऐसा भी नहीं कि हाँ, आप वो रेशो आप ये कह दो कि ये रेशो हर बार इस सिचुएशन में हमेशा इतना ही अप्लाई होगा, नहीं। चलते हैं, क मिलते हैं यार दोबारा अगर कल हो सके तो अर्पित भाई को मैंने मैसेज छोड़ दिया है मैंने, ठीक है? अर्पित भाई का रिप्लाई आएगा तो उनसे डिस्कशन कर लेंगे कि भैया आ जाओ, थोड़ा पॉलिटिकल हो जाते हैं और थोड़ा लेकिन पॉलिटिकल होते हुए भी एक अलग तरीके से पॉलिटिकल होना है, ये नहीं कि गरियाना है किसी को, ठीक है? उस पे बात करेंगे। कहाँ चले गए भाई? सॉरी। इतनी ज़्यादा जल्दी है क्या जाने की? वो माउस ऊपर हट के वो वायरलेस माउस है ना, क्लिक हो हाँ, गया। अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलो फिर अब जाने ही वाले थे, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो ठीक अ, ठीक है, गुड नाइट, अब मिलते हैं, अब तो हमारा है। मिलना-जुलना बहुत ज़्यादा रहेगा अगर मतलब अगर आप आना चाहो तो बिल्कुल, बिल्कुल, वो बात तो है ही यार, आपकी ज़िंदगी है यार। हाँ, जय बाय, माँ बाय, बाय। भारती। चलो कल मिलते हैं कल। जय माँ भारती, चलो कल मिलते हैं।